बोलिए सर। हेलो। ओके सर। गुड मॉर्निंग। हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग। ओके सर। गुड मॉर्निंग। हेलो। गुड मॉर्निंग। हाँ, हेलो।
क्या हाल है भाई? मॉर्निंग। तो आज से तपस्या स्टार्ट करनी, और जैसा बात हुई हमारी पहले भी, जलना है। ये जो भी टाइम है हमारे पास बचा हुआ, बिल्कुल मतलब ऐसे समझ लो जैसे कोई तुम्हें घर वाले अगल बगल वाले पूछे हैं कि भाई बच्चा कहां है, मां बाप को भी पता नहीं, कमरे में बैठ के सिर्फ पढ़ाई, किसी को कुछ होश ही नहीं। मतलब ऐसा हो गया जैसे खाना भी मिल रहा है तो थाली अंदर गई और थाली आपने बाहर निकाल दी, बस ये काम। क्योंकि उसका रीजन है यार, एग्जाम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो एग्जाम इजी नहीं, एग्जाम तो मुश्किल। और मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जाम मुश्किल इन द सेंस कि पेपर टफ आएगा या पेपर टफ आता, ना ना ना, मुश्किल कुछ और, मुश्किल है वो कंपटीशन। अब वो कंपटीशन इस तरह से मुश्किल है कि बहुत सारे बच्चे देते हैं और बहुत सारे बच्चे तैयारी करके देते हैं, तो थोड़ा सा कंपटीशन अच्छा लगने लगता है। अब ऐसे में भी मुझे ऐसा सिर्फ एक ही चीज लगता है यार, जैसे सपोज किसी एग्जाम की एक रिक्वायरमेंट, अब मैं घर में अकेले बैठा हूं, अब मुझे तो पता नहीं है यार कि मेरा अगल बगल के जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो कहीं बॉम्बे में बैठा है, कोई कहीं पुणे में बैठा है, कोई दिल्ली में बैठा है, कोई कहीं बैठा है, मुझे पता नहीं वो किस लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, किससे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ाया जा रहा है, किस तरह से सीख रहे हैं, किस बुक से प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुझे आइडिया नहीं। भाई मैं तो अपने घर में बैठा हूं, मुझे अपना पता है, मुझे दुनिया का थोड़ी ना पता। अब ऐसे में फिर वही वाली बात आती है, सर जब ये कंपटीशन है तो मुझे ये भी तो पता होना चाहिए कि जो मेरा कॉम्पिटिटर है वो किस लेवल पे चल रहा है। अब बात तो सही है यार, ये तो तरीका तो यही होना चाहिए पढ़ाई का कि भाई सामने वाला जिस मेहनत से कर रहा है उससे थोड़ा सा तेज चलेंगे तो जीत जाएंगे, और अगर उससे धीरे रह गए तो हार जाएंगे। अगर ये पता चल जाए कि बगल वाला कितना तेज दौड़ता है तो काम चल जाएगा सर। लेकिन इसमें तो हम भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे, हमें खुद नहीं पता कि दुनिया भर के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं इस एग्जाम की, वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, वो कितना किस किस तरह की तैयारी कर रहे हैं, किस तरह से तैयारी कर रहे हैं। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है सर, ये भी बता दीजिए। ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हम कैसे तैयारी करें। इसका एक ही सोल्यूशन, दिन में 24 घंटे हैं। ये तो कॉमन है, ये तो नहीं कह सकते सर मेरे लिए 24 है, फलाने साहब के लिए 26 घंटे, ना ना, सबके पूरी दुनिया के लिए 24। चलिए ये भी ठीक। सर अगर पूरी दुनिया के लिए 24 है तो क्या करें। 24 घंटे में 6 घंटे, 7 घंटे, 6.5 घंटे सोना जरूरी लगता है, क्योंकि अगर ऐसा वो नहीं कर रहा है तुम्हारा कॉम्पिटिटर तो 5-10 दिन में उसकी बैंड बजने वाली है, ये तो तुम जानते हो। तो इसका मतलब है वो बंदा भी 6-7 घंटे, 6 घंटे, 6.5 घंटे अकॉर्डिंगली वो सोता हो। चलिए ठीक है सर, 24 में से अगर हमने 7 घंटे हटा भी दिए, 6 घंटे हटा भी दिए, तो हमारे पास 18 घंटे के आसपास बचे। अब तुम ये भी जानते हो सर उस 18 घंटे में उसको खाना पीना, कुछ जरूरी काम करने, नहाना धोना, कुछ कुछ ऐसा, समझ रहे बात को, कुछ टाइम अगर वो सब हटा दूं मैं, 3-4 घंटे खाने पीने के, कुछ थोड़ा सा फ्रेश होने के, या तमाम चीजों का अगर मैं अलग भी कर दूं, तो चलिए 4 घंटे और माइनस कर देते हैं सर। अब जो है हमारे पास बटे 14 घंटे। यानी जो मेरा कॉम्पिटिटर है, एक चीज तो क्लियर, वो 14 घंटे के ऊपर तो नहीं पाएगा, ये तो क्लियर है सर, क्योंकि उसके पास भी 24 घंटे है, सोना उसको भी है, खाना उसको भी है, जरूरी काम उसको भी करने हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है सर, इतना टाइम तो वो बर्बाद करेगा। चलिए ठीक है सर, इतना मुझे भी करना चाहिए, चलिए भी बहुत बढ़िया सर। अब ये बताइए, अब बचे हुए 14 घंटों में क्या करें। 14 घंटे में अगर मैं ये कहूं कि तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स जो अच्छी रैंक देने वाले, देखो मैं तो अच्छी रैंक की बात कर रहा हूं, प्लस सिलेक्शन की भी बात कर रहा हूं, जो अच्छी रैंक देने वाले हैं, अगर मैं उसको टारगेट बनाऊं, समझो बात, तो वो 14 घंटे में से 12 घंटे, 12.5 घंटे, 11 घंटे, 11.5 घंटे पढ़ता हो। और ये उसने शुरू कर दिया होगा, उसने वेट नहीं करेगा, वो जो रैंक देने जा रहा है ऊपर की, वो शुरू कर चुका है ये काम। वो तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा कि जब लोग दौड़ना शुरू करेंगे तो हम भी दौड़ना शुरू करेंगे, ना ना ना, वो तो शुरू हो गया। अब ऐसे में अगर वो शुरू हो चुका है या शुरू होने जा रहा है जैसे तुम, तो फिर ऐसे में तो बहुत क्लियर हो गया कि भाई साहब बड़ा क्लियर मामला चल रहा है सर। 11 घंटे, 11.5 घंटे अगर रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई चले, हम अपनी क्लासेस को भी ऐड कर रहे हैं उसके अंदर, आपके पास जितना भी टाइम बचेगा उसके बाद के टाइम की बात कर रहे हैं। सपोज अगर मान लीजिए हमारी क्लास 5 घंटे 6 घंटे चल रही, तो उसके बाद भी जो आपके पास बचे 6 घंटे, अगर उन 6 घंटों को आपने मैक्सिमम यूटिलाइज कर लिया, तो एक चीज क्लियर है सर, सिलेक्शन जाए दूर की बात, इससे ज्यादा पढ़ तो नहीं सकता था कोई सर, मैं तो नहीं पढ़ सकता था, मेरे पास इससे ज्यादा टाइम नहीं था सर, इससे ज्यादा मैं कर नहीं सकता था, मेरा सिलेक्शन अब होना ही चाहिए। और मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं कि जो बच्चा इस लगन से और इस मेहनत से तैयारी कर रहा है, वो उसका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, हमें इससे मतलब नहीं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं कर सकता। इसलिए अगर वो सिलेक्ट होगा तो फिर तो हम भी सिलेक्ट होंगे।
अगर वो टॉप रैंक देने जा रहा है तो फिर हम भी टॉप रैंक देने जा रहे हैं, और कहीं तुम्हारी तैयारी में कुछ कुछ बातें और मसाला आ जाए, समझ रहे हो बात को, तो तुम्हारी रैंक में इतना इंप्रूवमेंट आ सकता है जो वो बच्चे सोच भी नहीं सकते। तो जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये एक तपस्या है, इस तपस्या को आज से हमने शुरू किया है। ये तुम्हारी अकेली की तपस्या नहीं है यार, ये हमारे लिए भी एक टेस्ट है, ये तुम्हारे लिए भी एक टेस्ट है, ये तुम्हारे पेरेंट्स का एक टेस्ट है। हर आदमी अपना सहारा देगा, हम सिर्फ तुम्हारी मदद कर सकते हैं इन द टर्म्स की कुछ चीजें बता देंगे यार, कुछ पढ़ा देंगे हल्का हल्का सा, तुम्हें अपनी मेहनत करनी है, माँ बाप तुम्हें सहारा दे देंगे, जहां दिक्कत आए वो तुम्हें सपोर्ट करेंगे। बस अगर मिलजुल के हम तीनों ने ये कोशिश कर ली तो मुझे बिल्कुल पता है, ये हमारा अपना एक्सपीरियंस है, जितने टीचर्स यहां तुम्हें पढ़ा रहे हैं उन सबका अपना एक्सपीरियंस है। मेरी बात मानो, इसमें सिलेक्शन अच्छी रैंक से होना ही है, इसमें कहीं कोई दो राय है ही नहीं। बस यही है कि यार इसमें डरना नहीं, इसमें हारना नहीं यार। ये एक लंबा टाइम, ये ऐसा होता कोई मुझसे ये कहे कि सर जो है वो किसी तरह से जो है 2 दिन रात में जाग लेंगे, पढ़ाई कर लेंगे तो कुछ हो पाएगा। अगर कोई मुझसे ये कहे कि भाई 2 दिन रात में जागना है, पढ़ना है, तो शायद मैं ये सोच लूं कि ठीक है यार कर लेते हैं, 2 दिन की बात है, 2 दिन में क्या होता है, कर लेते हैं, उसमें क्या है। लेकिन सोचो अगर कोई तुमसे कहे ना 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 7-8 महीने 9 महीने लगातार बहुत मेहनत करनी है, कई बार तो रातें गुजरेंगी, पता भी नहीं चलेगा, ऐसे पढ़ाई में निकल गया, ऐसे कुछ पता ही नहीं चला, ये मुश्किल काम है। इसलिए इसमें दिक्कतें आएंगी, इसमें बहुत ज्यादा टूटने के संभावनाएं हैं। लेकिन फिर वही है, सर सहारा देने के लिए तो हमारे माँ बाप, सहारा देने के लिए आप लोग, एक बार प्यार से देख लिया, हाथ फेर दिया सर पे, अरे दौड़ यार, फिर से दौड़ते हैं, देखा जाए, फिर दौड़ेंगे, फिर गिरेंगे, फिर दौड़ेंगे। मैं बता रहा हूं आपको, ये बहुत जरूरी है इस बात को ध्यान में रखना कि अगर कहीं फेलियर हाथ लगे तो उसको भी चैलेंज की तरह लेना है, क्योंकि फेलियर हाथ लगेगी ही लगेगी, ये मान के चलना तुम। ये 2-3 दिन की दौड़ नहीं है, ये 8-9 महीने की दौड़ है। गिरेंगे तो सब, हम भी गिरे थे जब हमने तैयारी की थी, सब गिरते थे, हमारे पढ़ाए हुए सारे बच्चे गिरते थे। लेकिन ये वो गिर गए और उठे नहीं तो बर्बाद हो गए, और जो गिर के उठ के फिर दौड़े, फिर गिरे, फिर दौड़े, वो लास्ट में आके रिजल्ट लेके आया, सर ये देखिए हमारा रिजल्ट कितना बढ़िया, मजा आ गया। इसलिए मेरा सजेशन है, और ये पहली क्लास इसलिए तुम्हें ये बात समझा रहा हूं, मैं तुमसे जो एक्सपेक्ट करूंगा मैं वो भी बताऊंगा, और तुम हमसे जो एक्सपेक्ट करोगे वो तुम हमें बता ही रहे हो चैट पे, ठीक। मेरा एक सजेशन, जो तुमसे कहा जाए एक तो वो करना है ना, प्लस कोशिश करना अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट मत होने देना है। डिस्ट्रैक्शंस चारों तरफ हैं, उसको डिस्ट्रैक्ट मत होने देना, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट मत होने देना। ये तुम्हारी लाइफ का सवाल है। 8 महीने 9, दुनिया तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेगी, लेकिन ये 8-9 महीने तुम्हारे अपने। अगर तुमने लग के मेहनत कर ली, हमारा कहना मान लिया, जो कहा जाए वो कर लिया, तो बस आप समझ लीजिएगा कि आप अपने मां बाप का सर फक्र से ऊंचा करने जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। मैं तो क्लास में पिछली बार भी बोल चुका हूं, मैं फिर बोल रहा हूं, 5-5 साल की जिंदगी अपने पेरेंट्स की उनके मुंह पे मारना, लो पापा 5 साल और जी लो, लो मम्मी 5 साल और जी लो, ऐसे। ये मेरा आईआईटी का रिजल्ट है। सोचो खुशी के मारे, जो आदमी खुश रहेगा, ऐसा साइंस भी तो कहती है, मैं बहुत ज्यादा लॉजिकल तो नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन ये साइंस भी कहती है कि जो खुश रहता है यार वो लंबा जीता है। तो बस समझ लो तुम्हारे पेरेंट्स की सबसे बड़ी इस टाइम चिंता तुम हो। अगर उनको रिजल्ट मिल गया तो समझ लेना कि वो तुम्हारे लिए इतना खुश होंगे कि बस यार, एक बच्चे के लिए इससे बड़ी बात तो नहीं हो सकती यार। मेरा मानना तो यही, एक बच्चे के लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि वो अपने पेरेंट्स को 5-5 साल और जिंदगी देने जा रहा है। सोचिए आप, जिस बच्चे को जिंदगी जिन्होंने दी, वो बच्चा उनसे कह रहा है पापा ये हमारी तरफ से गिफ्ट ले लीजिए आप। सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करके यार, एक पेरेंट्स के लिए इतना नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। कुछ चैट पे दिखाई दे रहा है, कुछ बच्चे जो है बुक्स की बातें कर रहे हैं। देखो ये सब बातें होंगी यार, समझ रहे हो, ये सारी बातें करेंगे, और ये तो लंबा समय है, ये तो सब चलता रहेगा। आज ही बुक का नाम बता दूंगा, बैंड बजा देंगे, सर ये पढ़ डालना तुम बेटा, वो कर किताब निपटा देना। अरे यार रुको, तसल्ली रखो, एक एक करके बात करता हूं मैं। पहली बात आती है हमारी, जो हम तुमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नोट्स। देखो एक तो नोट्स ऑब्वियस हैं कि जो हम कर रहे हैं वो तो तुम्हें लिखने ही है। ऑब्वियस है कि कुछ ऐसा भी हो सकता है कि सर आपने थोड़ा जल्दी बता दिया, हमने नोट ही नहीं किया। पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, इसमें भी कोई घबराने की बात या परेशान होने की बात नहीं है। ये बिल्कुल पॉसिबल है कि हमने कुछ लिखा और आप लास्ट में कुछ नोट नहीं कर पाए और मैंने स्लाइड चेंज कर दी या कुछ, समझ लो, आगे बढ़ गए। अब इसका एक तो रीजन, एक तरीका ये भी हो सकता है मैं सारी बच्चों की चैट ना भी पढ़ पाऊं, पॉसिबल है, और आप कहें लो ये क्या बात होती है। इसका एक तरीका ये है कि हम रिकॉर्डेड लेक्चर डाल ही देंगे यार। क्लास खत्म होने के आधे घंटे पौन घंटे बाद आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे, तो जो मिस हुआ वहां से भी काम चल सकता है। एक काम तो ये खत्म हुआ, यानी नोट्स जो होंगे वो नोट्स आपको एक तो यहां बनाने ही हैं, जो बनाए जाएंगे। अगर उसमें से कुछ मिस होता है वो भी तुम्हें पकड़ा दिया जाएगा। दूसरा, सर रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस कैसे करेंगे, सवालों की प्रैक्टिस कैसे करेंगे। हाँ बात तो सही है, सवालों की प्रैक्टिस करने के लिए, और ये एग्जाम तो प्रैक्टिस से ही रिलेटेड है, तो प्रैक्टिस के लिए कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। सर एक तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता रहा हूं, एक प्रैक्टिस के लिए बच्चों को एक डीपीपी मिलेगी डेली,
उस डीपीपी का एक सोल्यूशन होगा जो हम डिस्कस कर लिया करेंगे, वीडियो सोल्यूशंस तुम्हें मिल जाएंगे। उस डीपीपी में कुछ 10-12 सवाल, 15 सवाल अकॉर्डिंगली कि किस चैप्टर से हैं, कितने देने चाहिए, आज कितना कराया गया, ताकि बच्चे को एक फटाफट रिवीजन मिल जाए कि जो उसको कराया गया, सर ने आज ये 5 बात बताई थी, इन 5 बातों के ये सवाल हैं, इन सवालों को निपटा देते हैं। जो डाउट होंगे वो डाउट्स हम होने इसलिए नहीं देंगे क्योंकि हम उसका वीडियो सोल्यूशन ही तुम्हें दे देंगे, बात ही खत्म हो जाएगी। बुक्स का जहां तक सवाल आएगा, मैं आज किसी भी बुक का नाम नहीं ले रहा हूं। उसका रीजन, बुक्स तो बहुत सारी हैं यार, सवाल ही तो चाहिए। हम तुम्हें अपना एक मॉड्यूल देंगे जो बहुत जल्दी तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। आप उसकी सारी चीजें, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, उसमें भर के सवाल हैं यार, समझ रहे हो? मतलब तुम समझ भी नहीं सकते कि तुम्हें प्रैक्टिस की तो परेशानी होने ही नहीं वाली है। इतने सवाल तुम्हें मिलेंगे कि जो बच्चा वो सोच रहा था ना सर 11 घंटे 12 घंटे वाला काम, उसका पूरा मसाला दे देंगे हम। तुम्हारे 11-11 घंटे कैसे गुजरेंगे तुम्हें समझ में नहीं आएगा। इसलिए वहां पर भी परेशानी बिल्कुल खत्म। रेगुलर बेसिस पे टेस्टिंग होनी चाहिए, रेगुलर बेसिस पे रिजल्ट्स या एनालिसिस होनी चाहिए, बाकायदा तरीके से तैयारी होनी चाहिए, और सबसे पहली बात, सिर्फ वही बातें होनी चाहिए जो हमें फायदा देंगी। बेकार की, उल्टी सीधी किसी भी तरह की कोई बकवास ना तुम्हारी तरफ से ना हमारी तरफ से होनी चाहिए, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्ट करेगा और ये हमारे सिलेक्शन से हमें दूर कर देगा। और मेरा सजेशन है भाई, देखो ऐसा है, कोशिश करनी है, जम के कोशिश करनी है। पहली क्लास है इसलिए थोड़ा सा समझा रहा हूं, वैसे मेरी आदत है मैं हर दूसरी तीसरी क्लास में 2 मिनट के लिए तुम्हें हर बार समझाऊंगा। मुझे पता है 2-3 दिन बाद गिरे पड़े मिलोगे ऐसे, सर थक गए, बस टीचर का काम है थोड़ा सा ऐसे हिला दिया। मैंने उस दिन भी बोला था, फिर बोल रहा हूं, मेरी एनर्जी तुमसे, तुम्हारी एनर्जी मुझसे। जब मैं थका मिलूंगा तो तुम एनर्जी दोगे मुझे, और जब तुम थके मिलोगे तो मेरा काम है तुम एनर्जी। इसलिए मेरा सजेशन है, लग के मेहनत करते हैं, खूब कोशिश करते हैं, और बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करते हैं। दिमाग ही नहीं लगाते यार, टाइम बहुत है, खींच लेंगे थोड़ा। जब एक बार पेस बनेगा तो खींच भी लेंगे, लेकिन शुरू में कम से कम पता तो चले कि करने क्या जा रहे हैं। तो मैं आज यहां से अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, और ये पहला चैप्टर जानबूझ के केमिस्ट्री के जो भी बड़े ज्ञाता हैं, जो भी बुक्स बनाते हैं, जो चैप्टर्स डिसाइड करते हैं, करिकुलम डिसाइड करते हैं, बहुत सोच के उन्होंने पहला चैप्टर बनाया है। कहने को बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको हम मोल कॉन्सेप्ट का नाम देते हैं, बहुत सोच के बनाया। उसका रीजन देखो, इस मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सवाल तो इस चैप्टर के जो कोर सवाल वो तो एग्जाम में आते ही हैं। आप मान के चलिए कभी 1 आ गया, कभी 2 आ गए, कभी 3 आ गए, और एक जैसे 3 आ गए, वो भी ऐसा भी होता है, एक जैसे 3 सवाल आ गए। तो एक तो कोर सवाल है इसके कि भाई ये बताइए इसके मोल कैसे निकलेंगे, इसके ग्राम कैसे नहीं, भाई ये सब बकवास तुम्हें पता ही, ठीक, हम बात करेंगे। और दूसरी बात जो इस चैप्टर से रिलेटेड बड़ी अच्छी है वो क्या है, वो है कि इस चैप्टर का यूज फिजिकल केमिस्ट्री के हर चैप्टर में होने वाला है। आप कोई चैप्टर उठा लीजिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर पक्का, गैसियस स्टेट पक्का, केमिकल इक्विलिब्रियम पक्का, आयनिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक्स, सॉलिड लिक्विड, हर जगह आपको ये चैप्टर का इस्तेमाल मिलेगा। कहीं मोलैरिटी निकलवा देता है, कहीं मोल्स निकलवा देता है, कहीं ग्राम निकलवा देता है, और उसके बाद सवाल को आप दूसरे चैप्टर्स में आगे बढ़ा देते हैं। यानी ये चैप्टर सीखना और समझना ये बहुत ज्यादा जरूरी। वैसे मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूं तो थोड़ा सा जिन बच्चों ने बहुत ज्यादा इस चैप्टर पे जोर नहीं दिया है, मैंने ये महसूस किया है कि बच्चों को शुरू में सीखने में थोड़ी सी तकलीफ होती। अब तो इसमें देखो घबराने की कोई भी बात नहीं है। मैं इसलिए तुम्हें ये बात बता रहा हूं, मैं तुम्हें डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें इसलिए ये बात बता रहा हूं कि अगर किसी को जरा सी भी तकलीफ हो रही हो तो ये मान के बैठेगा, ये नॉर्मल है, ये सिर्फ प्रैक्टिस से 2-4-10 दिनों का कहानी है, 2-4-10 दिनों में सब खत्म हो जाए। और वैसे भी तुम लोगों ने कुछ कुछ चीजें पढ़ी हैं। इस चैप्टर की शुरुआत जिस चीज से मैं करने जा रहा हूं, तुम कहोगे अरे सर ये तो मास्टर साहब बचपन में कभी पढ़ा था, भूल गए, बहुत पहले की बात। तुम्हें याद आएगा, मैं सबसे पहले इस चैप्टर की शुरुआत करूंगा एक ऐसे टर्म से। देखो इस चैप्टर का नाम मोल कॉन्सेप्ट। हम बहुत ज्यादा आपस में डिस्कशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि तुम्हारी आवाज भी मेरे पास नहीं आ रही है। आप चैट पे पढ़ना, मुझे कुछ कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं, ठीक लग रहा है। और अगर कोई पूछे व्हाट इज मोल कॉन्सेप्ट, तो कुछ बच्चों का जवाब आता है कि यार सर मोल कॉन्सेप्ट का मतलब है कुछ मोल वोल निकालना, और क्या है इसमें ग्राम मोल निकालना, कितने मोल हैं कितने मोल हैं, ऐसे सर हो गया मोल कॉन्सेप्ट। तुम बताओ ये मोल कॉन्सेप्ट क्या इतना ही है? क्या यही है मोल कॉन्सेप्ट कि मोल निकाला कैसे जाता है? अरे यार मोल निकालने का 2 फॉर्मूले होते, निकाल दिया, खत्म कर दिया, चैप्टर खत्म। ऐसा नहीं, ये 8-10 क्लास पढ़ाया जाएगा तो फिर इसका मतलब इसमें कुछ तो होता होगा। इस मोल कॉन्सेप्ट का मतलब ही कुछ और होता होगा। बिल्कुल सही, मैं बताता हूं इस मोल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है। इस मोल कॉन्सेप्ट का मतलब है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव नहीं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। आप किसी केमिकल रिएक्शन की क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने जा रहे हैं, समझिए बात। अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस का क्या मतलब है सर? ये क्वांटिटी क्या चीज है, और व्हाट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस, इन दोनों में क्या अंतर है? मैं बताता हूं छोटे से एग्जांपल। कैल्शियम कार्बोनेट को आग लगाने से कौन सी गैस बनती है? सारी दुनिया जानती है सर, CO2 बनती है। दिस इज क्वालिटेटिव।
This is qualitative analysis of this chemical reaction. On heating calcium carbonate, we get CO2 gas and calcium oxide. This is qualitative. लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि इतने अमाउंट कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने से कितनी CO2 बनेगी, क्वांटिटी, इतना, उतना, कितना, हम इतने, तुम कितने, तुम्हारा इतना बनाने के लिए हमारा कितना चाहिए, ये जो इतना, उतना, कितना, दैट इज क्वांटिटी. ये जो क्वांटिटी एनालिसिस है, दिस इज नोन एज मोल कॉन्सेप्ट. इसे मोल कॉन्सेप्ट कहा जाता है. यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन की आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने जा रहे हैं, दैट इज नोन एज मोल कॉन्सेप्ट. लेकिन फिर वही वाली बात आती है, सर क्या इतनी जल्दी सीधे रिएक्शंस की क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे, मोलारिटी वगैरह दी जाएगी, सर क्या, हाँ ये अभी इतना आगे कैसे निकल जाएंगे? बिल्कुल सही बात. मुझे तो लगता है मैं आज की क्लास में मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट ही नहीं कर रहा हूं. मेरा दिमाग ये कहता है, मुझे सबसे पहले ये मानकर, जैसे मैंने तुमसे प्रॉमिस भी किया था कि हम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, मेरा दिमाग ये कहता है कि हमें मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले इस मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर के अंदर आने वाले कुछ बेसिक टर्म्स को जरूर डिस्कस करना चाहिए. कहीं ऐसा ना हो सवालों में वो टर्म्स यूज हो रहे हो और हमें पता ही नहीं चले कि पूछ क्या रहा है. उसने दे दिया भाई अवागाड्रो नंबर. अब यहां दुनिया को पता ही नहीं है कि अवागाड्रो नंबर क्या होता है, तो हम करेंगे कैसे? तो मैं कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनको डिस्कस करने जा रहा हूं, और उस आज की डिस्कशन में आईआईटी के पेपर में आने वाला, जेईई मेंस में या एडवांस में आने वाला पहली कैटेगरी का सवाल खत्म करने जा रहा हूं. मोल कॉन्सेप्ट पर आने वाली पहली कैटेगरी का सवाल है कि किसी भी सैंपल में आपसे कभी कभी यह जरूर पूछा जाता है कि इस सैंपल में आप सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में डिस्कशन करिए. मैंने कहने का मतलब क्या हुआ कि सर ये बताइए इस सैंपल में कितने प्रोटॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने न्यूट्रॉन्स, कितने न्यूक्लियॉन्स. ये एक पर्टिकुलर कैटेगरी है जो जेईई वाले पूछ चुके हैं, पूछते रहते हैं, और इस चैप्टर की सबसे बेसिक पहली कैटेगरी यही होनी चाहिए. और जैसे ही आज की क्लास खत्म होगी, मेरा मानना है कि अगर आप लोगों ने अकल लगाई तो ये पहली कैटेगरी हमारी यहीं खत्म हो जाएगी. कल की क्लास में दूसरी कैटेगरी पे शिफ्ट स्विच कर जाएंगे. सबसे पहला टर्म, और बिल्कुल बेसिक लेवल पे बात कर रहे हैं, सबसे पहला टर्म, सब लोग इस बात को जानते हैं और सब लोग इस बात को एग्री भी करेंगे कि जो सबसे पहला टर्म आना चाहिए वो है रिलेटिव एटॉमिक मास. रिलेटिव एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं. यार ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे यार, बहुत क्लियर है कि सर आप किसी एटम के मास की बात करने जा रहे हैं, और उस एटम के मास की जो आप बात करने जा रहे हैं वो किसी के रेस्पेक्ट में डिसाइड करने जा रहे हैं, दैट इज नोन एज रिलेटिव. तो मैं समझ गया कि आप किसी भी एटम के मास को रिलेटिवली किसी के रेस्पेक्ट में डिफाइन करने जा रहे हैं. लेकिन सर हमने तो बचपन में सुना था रिलेटिव वर्ड आते ही एक चीज खत्म हो जाती है, एंड दैट इज यूनिट. एक चीज क्लियर है सर, ये एक नंबर है, इसकी यूनिट नहीं हो सकती, ये क्लियर है. बिल्कुल सही, समझदार हो, बिल्कुल सही कह रहे हो कि सर ये अगर रिलेटिव एटॉमिक मास है तो ये एक नंबर होना चाहिए, इसकी कोई यूनिट नहीं होनी चाहिए. बिल्कुल सही. अच्छा, अब ये किसके रेस्पेक्ट में डिफाइन किया गया है? हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है. ये कार्बन के रेस्पेक्ट में डिफाइन किया गया है. जो किताब की डेफिनेशन है पहले वो बात करूंगा, और फिर अपनी अकल जो कहती है उसके बारे में बात करूंगा. तुम्हें पता है कि यार अपना पढ़ाने का तरीका कुछ ऐसा ही होता है कि जिसमें किताबी बातों को अलग कर देते हैं और अपना दिमाग लगा के चीजों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं. देखिए आप जरा, किताब ये कहती है कि किसी भी एटम का मास अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास, तो उस एटम के मास को आप कार्बन के एक एटम के मास के 12वें हिस्से से डिवाइड मार दीजिए. जो भी कुछ आएगा वो आपका रिलेटिव एटॉमिक मास. तो मैंने कहा एक चीज क्लियर होगी भाई साहब, ऊपर मास आएगा उस एटम का जिसका रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है, नीचे मास आएगा कार्बन का जिसका मास हमें पहले से पता होगा. ऊपर मास और नीचे वाले मास को जब आप कैंसिल करेंगे तो ये तो क्लियर है कि सर ये भी मास आएगा, ये भी मास आएगा, दोनों मास की यूनिट्स कैंसिल होने जा रही हैं. ये एक नंबर आने वाला है, वो नंबर क्या होने वाला है हमें नहीं पता, लेकिन किताब की डेफिनेशन ये कहती है कि रिलेटिव एटॉमिक मास इज द मास ऑफ द सब्सटेंस, मास ऑफ वन एटम ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय 1/12 मास ऑफ वन कार्बन. खत्म, फुल स्टॉप. अगला टॉपिक चालू. जो किताबें कहती है मैं वो बता. अब मैं तुमसे एक छोटा सवाल पूछ रहा हूं, तुम अपने मन में आंसर देना इस बात का. अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मेरे हाथ में एक एटम, मुझे इस एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास बताइए, तो क्या इस एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने के लिए अकॉर्डिंग टू द बुक्स मुझे इस एटम का मास चाहिए? देखिए आप ध्यान से, साथ ही साथ मुझे कार्बन के एक एटम का मास चाहिए ताकि मैं ऊपर और नीचे वैल्यूज पुट करके आपको एक नंबर पकड़ा सकूं. यह तो किताब कहती है, लॉजिकल है कि अगर आपको किसी भी एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है तो आप उस एटम के एक उस सब्सटेंस के एक एटम का मास लाइए और कार्बन के एक एटम के मास से डिवाइड कर दीजिए, 12 के साथ मल्टीप्लाई करके 1/12. आ गया आंसर. इसका मतलब ये हुआ उस एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने के लिए आपको दो बातें पता होनी चाहिए. एक तो उस एटम का मास पता होना चाहिए, साथ ही कार्बन का मास पता होना चाहिए. क्या ऐसा हो सकता है कि मैं सिर्फ उस एटम को ऐसे देखूं और बोलूं अरे भाई साहब इसका रिलेटिव एटॉमिक मास तो 12 है, इसका रिलेटिव एटॉमिक मास तो 23 है, इसका रिलेटिव एटॉमिक मास तो 8 है? क्या ये बताया जा सकता है? बिल्कुल बताया जा सकता है. लेकिन फिर वही जो दिया है उससे आगे सोचना है और उससे सोचते हैं. जरा ये बताओ
ऐसी जनरल बात कर रहा हूं। किसी भी एटम का मास कैसे निकाला जाता है, किसी भी एटम का मास किस वजह से होता है, चलिए और क्लियर करते हैं। किसी भी चीज का मास किस वजह से होता है। मेरा मास, अगर मैं सारी चीजें जोड़ दूं, हाथ पैर नाक बाल सब जोड़ दूं, तो मेरा मास तैयार हो जाएगा। इसी तरह से मैंने एटम से पूछा कि भाई साहब बताइए आपके अंदर क्या क्या है, तो एटम ने साफ बताया कि भाई साहब मेरे अंदर न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं। तो अगर आपको मेरा मास चाहिए तो एक तो न्यूक्लियस का मास निकाल लीजिए, साथ में इलेक्ट्रॉन्स का मास जोड़ दीजिए, मेरा मास तैयार हो जाएगा। यही तीन चीजें होती हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने कहा यार इसका मतलब ये हुआ चाहे एटम कोई भी हो, उसका मास निकालने का एक ही तरीका है, प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन्स का मास, दैट इज मास ऑफ ऑल न्यूक्लियॉन्स प्लस मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल लॉजिकल। फिर पलट के उसने बोला कि यार एक काम और कर सकते हैं आप इलेक्ट्रॉन को हटा दीजिए। मैंने कहा ये क्या बदतमीजी होती है भाई, इलेक्ट्रॉन को कैसे हटा दें, इलेक्ट्रॉन भी तो टहल रहा है, आपके अंदर इलेक्ट्रॉन भी तो पाया जाता है। वो कह रहा कि बात तो सही है, इलेक्ट्रॉन तो पाया जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, छोड़ो ना सर, उसको हटा दो, क्या करना। मैंने कहा ये बदतमीजी मत करिए, कम कुछ नहीं होता, ध्यान रखना इस बात का। केमिस्ट्री में आगे कई जगह इस बात का इस्तेमाल होगा, बार बार तुम्हें बताऊंगा मैं। कम या ज्यादा, मोटा छोटा, काला गोरा, ये कुछ नहीं होता, दे आर रिलेटिव वर्ड्स। मैं ऐसे तुमसे पूछूं कि मैं बहुत लंबा हूं, तुम कहोगे हाँ सर, अरे हाँ क्या, अभी मेरे सामने कोई बड़ा आदमी खड़ा हो जाएगा तो आप कहेंगे अरे सर आप छोटे रह गए, यानी अभी आपने मुझे लंबा बोला, उस लंबे आदमी के सामने मुझे छोटा बोला, यानी मैं लंबा हूं या छोटा हूं, क्योंकि ये रिलेटिव। किसी छोटे आदमी के साथ खड़ा होऊंगा तो लंबा माना जाऊंगा, किसी लंबे आदमी के साथ खड़ा होऊंगा तो छोटा माना जाऊंगा। बड़ा क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर आप एटम का मास कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो आप प्रोटॉन्स ले लीजिए, उसका मास ले लीजिए, न्यूट्रॉन्स ले लीजिए, उसका मास ले लीजिए। हाँ ये बच्चे बहुत सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही जतेश, ठीक है। आप इलेक्ट्रॉन का मास ले लीजिए। आप इलेक्ट्रॉन का मास हटा सकते हैं, इसलिए नहीं कि वो कम, इसलिए कि विद रेस्पेक्ट टू प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स वो कम कुछ नहीं होता। समझ रहे हो बात को। यानी अगर मैं तुमसे ऐसे ही बोलूं कि 100 में 0.00001 जोड़िए, तो आप कहेंगे सर 0.00001 क्यों जोड़ें, 100 के रेस्पेक्ट में वो इतना छोटा नंबर है, हटा दीजिए, ऑलमोस्ट 100 आंसर आ गया, सही है। लेकिन उसी 0.00001 के आगे अगर मैं 0.000000001 जोड़ूं तो अब आप क्या बोलेंगे, अरे सर ये दूसरा वाला तो बहुत छोटा है, पहला वाला नंबर तो बहुत बड़ा है, आप पहले वाले का आंसर लिख दीजिए, पहला वाला ही सही कर दीजिए। अरे अभी वो छोटा था जब 100 के बगल में खड़ा था, अब वो बड़ा हो गया जब वो उस गंदे नंबर के सामने खड़ा है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कोई भी नंबर छोटा या बड़ा नहीं होता, इट इज रिलेटिव। इलेक्ट्रॉन के मास को मैं इसलिए नेग्लेक्ट नहीं कर रहा हूं कि वो कम है, इलेक्ट्रॉन के मास को इसलिए नेग्लेक्ट कर रहा हूं क्योंकि वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के रेस्पेक्ट में कम। इससे क्या समझ में आया, इससे यह समझ में आया कि अगर आपको कभी भी किसी एटम का मास निकालना है तो आप सिर्फ न्यूक्लियस लाइए, न्यूक्लियस का मास निकालिए, दैट इज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, दे आर नोन एज न्यूक्लियॉन्स, यानी न्यूक्लियॉन्स का मास निकालिए, इलेक्ट्रॉन जाए फाड़ में। क्यों, क्योंकि उसका मास विद रेस्पेक्ट टू दिस न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल, खत्म। चलिए ठीक है, मैंने कहा सर ये लॉजिकल लगती है आपकी बात, मान लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको न्यूमरेटर में उस एटम का मास चाहिए तो आपको धीरे से उससे क्या पूछना पड़ेगा, भाई ये तो बता दे तेरे पास न्यूक्लियॉन्स कितने हैं। वो कहेगा मेरे न्यूक्लियॉन्स के नंबर इतने हैं। चलिए ठीक, आ गया उसका मास, क्योंकि न्यूक्लियॉन्स के मास से मेरा आंसर आए। अब देखिए आप जरा, अगर मुझे उस एटम का मास चाहिए तो मैं उस, अब देखो ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, इसको समझने की कोशिश करना। बुक्स की डेफिनेशन खत्म हो चुकी है, अब हम इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं और एटम को देखकर ये बताने जा रहे हैं कि तुम्हारा रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा। मुझे तुम्हारा मास या नीचे कार्बन का मास बिल्कुल नहीं चाहिए। आप देखिए कैसे, अगर मैं ये बोलूं कि एक एटम का जो मास है वो उसके न्यूक्लियॉन्स डिसाइड करेंगे, बात हो चुकी है हमारी तुम्हारी अभी, इलेक्ट्रॉन से मुझे मतलब नहीं है, उसके न्यूक्लियॉन्स ही उसका मास डिसाइड करेंगे। अगर मैं ये कहूं कि एक एटम का जो सब्सटेंस, उस सब्सटेंस का जो एटम है उसका मास उसके न्यूक्लियॉन्स डिसाइड करेंगे, तो बड़ा क्लियर है। अगर आपको वन एटम का मास चाहिए तो मास ऑफ टोटल न्यूक्लियॉन्स उस एटम में जितने भी प्रेजेंट है वो जोड़ दीजिए, उसका मास निकाल लेंगे। लॉजिकल है। अभी बात हुई हमारी कि सर उस एटम में जितने भी न्यूक्लियॉन्स होते हैं अगर मुझे उनका मास पता चल जाए तो मुझे उस एटम का मास मिल जाएगा। मैंने कहा हाँ बात तो सही। अच्छा अब नीचे आते हैं, तुम्हें नीचे कार्बन का मास चाहिए, तो लोगों ने कहा भाई अब क्या करोगे। मैंने कहा कार्बन के अंदर जितने न्यूक्लियॉन्स होते हैं उसका मास निकाल लो, और हम जानते हैं कार्बन में 12 न्यूक्लियॉन्स होते हैं, 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स। क्या मतलब इस बात का, इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको न्यूमरेटर को चेंज करना है तो आपने न्यूमरेटर को क्या लिख दिया, मास ऑफ टोटल न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन दैट एटम डिवाइडेड बाय 1/12 इनटू मास ऑफ 12 न्यूक्लियॉन्स ऑफ कार्बन। क्योंकि कार्बन के एक एटम का मास उसके 12 न्यूक्लियॉन्स डिसाइड करेंगे, क्योंकि किसी भी एटम का मास उसके न्यूक्लियॉन्स डिसाइड करते हैं। इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनका मास न्यूक्लियॉन्स के मास के रेस्पेक्ट में इग्नोर किया जाता है, नेग्लेक्ट किया जाता है। यहां तक ठीक। अब देखिए, अब आखिरी लाइन लिखने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना जरा। वो कह रहा है यार टोटल न्यूक्लियॉन्स के मास को एक और तरीके से लिख सकते हैं। मैंने कहा कैसे, देखिए जरा।
अगर मैं आपसे ये कहूं कि टोटल न्यूक्लियॉन्स के मास को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, जितने न्यूक्लियॉन्स हैं मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन। अरे भाई ये तो बड़ा क्लियर है, 12 सेब का बताओ दाम कितना है, कैसे निकालोगे? एक सेब का दाम 5 रुपया, तो 12 सेब का दाम 60 रुपया, मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको टोटल सिस्टम का वेट चाहिए तो किसी एक असेंबली का वेट, एक पार्ट का वेट पता चल जाए तो आप टोटल नंबर से मल्टीप्लाई करके उन टोटल न्यूक्लियॉन्स का मास निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर मुझे टोटल न्यूक्लियॉन्स पता चल जाए उस एटम में कितने हैं, मल्टीप्लाइड बाय उस एक न्यूक्लियॉन का वेट पता चल जाए जो उस एटम में है, डिवाइडेड बाय। अब देखिए कार्बन के 12 न्यूक्लियॉन्स का मास कैसे निकलेगा? कार्बन के 12 न्यूक्लियॉन्स का मास निकालने का मतलब है 12 इंटू कार्बन के एक न्यूक्लियॉन का वेट, खत्म। यानी 12 इंटू मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन ऑफ कार्बन, दोनों में अंतर है। दैट वाज वन न्यूक्लियॉन ऑफ दैट एटम एंड दिस इज वन न्यूक्लियॉन ऑफ कार्बन। अच्छा, अब बिल्कुल आखिरी बात करने जा रहे हैं। मैं पता नहीं ये चीज जो लिखने जा रहा हूं या करने जा रहा हूं वो सही है या नहीं, समझना, तुम अपने आप अकल लगाना। क्या मैं 12 से 12 को कैंसिल कर सकता हूं? बिल्कुल कैंसिल कर सकता हूं सर, आप बिल्कुल 12 से 12 को कैंसिल कर सकते हैं। बचपन से सुना, ये ऊपर नीचे बिल्कुल पक्का कैंसिल हूं। अब मैं गलती करने जा रहा हूं, पता नहीं वो सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं। मैं ये दोनों भी आपस में कैंसिल कर रहा हूं। मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन ऑफ दैट एटम, जिसका मुझे रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन ऑफ कार्बन। ये कैसे कैंसिल कर दिया सर? वो कार्बन का न्यूक्लियॉन है, ये मेरा न्यूक्लियॉन है, आपने दोनों कैसे कैंसिल कर दिए? हम दोनों के न्यूक्लियॉन्स का मास तो अलग अलग होगा ना। ये बिल्कुल सही किया है मैंने बिल्कुल सही काम किया है। मैंने दोनों लोगों के मासेस को कैंसिल किया है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियॉन चाहे तुम्हारा हो चाहे न्यूक्लियॉन मेरा हो, हम दोनों के न्यूक्लियॉन्स का वेट सेम होता है। क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियॉन्स के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि न्यूक्लियॉन्स वो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं जो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी एग्जिस्ट करता है, न्यूट्रॉन भी एग्जिस्ट करता है। वो चाहे प्रोटॉन तुम्हारा हो चाहे प्रोटॉन मेरा हो, हम दोनों के प्रोटॉन्स का मास सेम होगा, क्योंकि उनका एटम से कोई लेना देना नहीं। समझो इस बात, इसको समझने की कोशिश करना भाई। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है बच्चों को, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं बार बार। कार्बन का प्रोटॉन सर ज्यादा भारी होगा, नाइट्रोजन का प्रोटॉन सर और ज्यादा भारी होगा। अरे भाई प्रोटॉन प्रोटॉन होता है यार, वो तुम्हारा हो चाहे मेरा हो, प्रोटॉन तो फिक्स है। प्रोटॉन एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, न्यूट्रॉन एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, इलेक्ट्रॉन एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। इनका किसी एटम से कोई लेना देना नहीं। मैं इसको ऐसे समझाता हूं तुम्हें। मेरे पास 3 बर्तन, एक बर्तन में प्रोटॉन्स, खूब सारे प्रोटॉन पड़े, एक बर्तन में न्यूट्रॉन्स और एक बर्तन में इलेक्ट्रॉन्स। अब तुम में से कोई आया, हिमांशु आया, हिमांशु ने कहा भाई साहब सर जो है मुझे कार्बन लाके दे दीजिए, मैं कार्बन एटम आपसे लेने आया हूं। मैंने कहा रुक जा बेटा, तुझे कार्बन देता हूं। मैंने एक बक्से में से, वो जो बकेट है मेरे पास, उसमें से 6 प्रोटॉन निकाले, दूसरे बकेट में से 6 न्यूट्रॉन्स निकाले, और तीसरे बकेट में से 6 इलेक्ट्रॉन निकाले, और ऐसे ऐसे करके उसके हाथ में दे दिए। ले तेरे हाथ में कार्बन आ गया। क्यों? क्योंकि 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन उसके हाथ में जैसे ही पड़े, वो कौन सा आइटम तैयार हो गया? कार्बन। उसी टाइम दौड़ता हुआ दूसरा आदमी आ गया, उसने कहा भाई साहब ऐसा है, जरा इसको तो आपने कार्बन दे दिया, मुझे ऑक्सीजन दे दीजिए। मैंने उसी बकेट में से, समझना, मैंने बकेट चेंज नहीं की, उसी बकेट में से 8 प्रोटॉन निकाले, 8 न्यूट्रॉन्स निकाले और 8 इलेक्ट्रॉन्स निकाले, और उनको मिक्स करके उसके हाथ में दे दिया, दूसरे बच्चे के हाथ में, वो ऑक्सीजन लेके चला गया। कहने का क्या मतलब हुआ? प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स की बकेट तो फिक्स है, लेकिन एटम्स के नाम बदल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स के नंबर्स बदलते चले जा रहे हैं। यानी प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बदलने से एटम बदल सकता है, लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन दे आर इंडिविजुअल आइडेंटिटीज, उनके मासेस हर जगह पर वो फिक्स होंगे, वो चेंज नहीं हो सकते। सर आप हमसे भारी लगते हैं, आपका वेट हमसे ज्यादा है, और आप कह रहे हैं आपका प्रोटॉन और हमारा प्रोटॉन सेम वेट का होगा। अरे भाई मैं तुमसे इसलिए भारी हूं क्योंकि मेरे पास प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स के नंबर ज्यादा होंगे। मेरा एक प्रोटॉन तुम्हारे एक प्रोटॉन के बराबर है, समझो बात। वेट में सब कुछ सेम, लेकिन नंबर चेंज होने से मेरा वेट चेंज हो जाता है। सर ये चीज हल्की है, ये चीज भारी है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर के प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स का जो वेट, टोटल वेट, वो तुम्हारे प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स के टोटल वेट से ज्यादा है, इसलिए वो भारी। लेकिन उसका अकेला एक प्रोटॉन निकालो और मेरा अकेला एक प्रोटॉन निकालो, उन दोनों का वेट सेम आएगा, बिकॉज प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स दे आर इंडिविजुअल आइडेंटिटीज। इनका किसी एटम से, किसी आदमी के नाम से कोई लेना देना नहीं होता। इसलिए मैंने यहां पर प्रोटॉन, उस एटम के एक न्यूक्लियॉन के वेट को कार्बन के एक न्यूक्लियॉन के वेट से कैंसिल कर दिया। अब आप कमाल की बात देखिए, सब कुछ होने हवाने के बाद अगर तुम देख पा रहे हो तो बहुत साफ समझ में आता है। सब कुछ होने हवाने के बाद मुझे एक आखिरी चीज नजर आती है, दैट इज टोटल न्यूक्लियॉन्स। आप ध्यान से देखिए,
क्या पता चला? किताबें तो पता नहीं क्या क्या बकवास करती हैं कि भाई ये मास डिवाइडेड बाय फलाना मास, बकवास है। एक चीज बतानी थी कि रिलेटिव एटॉमिक मास कुछ नहीं होता। किसी भी एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास उस एटम में न्यूक्लियॉन्स के नंबर्स के बराबर होता है। जितने प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स का टोटल नंबर एग्जिस्ट करेगा वही उस आदमी का रिलेटिव एटॉमिक मास। अब तुम बताओ, मेरे हाथ में अगर कोई एटम, तो क्या मैं उसको देखकर ये बता सकता हूं कि उसका रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है? बिल्कुल बता सकता हूं सर, बस यही तो देखना है प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने हैं, और वो मुझे पहले से पता होते हैं। प्रोटॉन कितने, इतने, न्यूट्रॉन कितने, इतने, दोनों जोड़े न्यूक्लियॉन्स तैयार, बिकॉज न्यूक्लियॉन्स आर प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। इसका मतलब ये हुआ मुझे कुछ नहीं चाहिए सर, ये कार्बन फार्बन बकवास है, मिटा दीजिए। मुझे तो आज एक बात सीखने को मिली है कि रिलेटिव एटॉमिक मास कुछ नहीं होता, वो उस एटम में प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बराबर होता है। और न्यूक्लियॉन्स के नंबर्स मुझे क्योंकि पहले से पता होते हैं, तो मैं फटाफट आपको किसी भी एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट करके दिखा सकता हूं या बता सकता हूं। तुम देख भी रहे हो, दिस इज टोटल न्यूक्लियॉन्स ओनली एंड दिस इज अ नंबर। अभी हमारी बात हुई। भाई तुम लोग मैसेज बहुत कर रहे हो यार, पढ़ाई भी कर रहे हो कि नहीं? ये ध्यान से सुनो भाई। हो सकता है कुछ लोगों को पता हो, धीरे धीरे करके चीजें मुश्किल आएंगी, इसको समझने की कोशिश करना। समझ रहे हो बात को? अच्छा, अब ऐसी मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं। ऐसे मान लो कोई मुझसे कहे कि सर ऐसा है, जरा ये जो आपने बात बताई, इस बात में जरा एक दो बातें जरा लिख के दिखा दीजिए, तो बड़ा क्लियर है, बहुत आसान है यार। अगर मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, कैल्शियम, समझ रहे हो बात को? कुछ भी लिख सकते, कार्बन। तो मैंने कहा अरे ये तो सर बड़ा आसान सवाल पूछ रहे हैं, इसमें क्या? अब तो बात हो चुकी है। अब कार्बन वार्बन थोड़ा ना सोचेंगे सर उसका मास डिवाइडेड बाय 1/12 इंटू दिस, कुछ नहीं करना है सर। अभी बात हो चुकी, टॉपिक क्लोज। रिलेटिव एटॉमिक मास इज टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। मैं बचपन से ऑक्सीजन को जानता हूं। ऑक्सीजन एक ऐसा एटम है जिसके पास 8 प्रोटॉन्स और 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं। दैट मींस इट हैज 8 प्रोटॉन्स plus 8 neutrons. So the total number of nucleons should be 16. So the relative atomic mass of oxygen is 16. Nitrogen has 7 protons, 7 neutrons. So the relative atomic mass should be 14. Sodium 11 proton, 12 neutrons. So the relative atomic mass is 23. And calcium, which has 20 protons plus 20 neutrons. So the relative atomic mass is 40. And carbon सब जानते हैं 6 proton plus 6 न्यूट्रॉन्स एंड दिस इज 12। सो ऑन। हमें ज्यादा याद नहीं करना है, हमें तो बेसिक कुछ एलिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। हमें सिर्फ एक डेफिनेशन पता होनी चाहिए, रिलेटिव एटॉमिक मास होता क्या है। ये भी पूछ सकता है, समझना। वो जो हमने पहले डेफिनेशन लिखी थी वो इंपॉर्टेंट थी। हो सकता है किताब में या किसी एग्जाम में सीधे ही सवाल आ जाए कि रिलेटिव एटॉमिक मास को डिफाइन करिए, तो कम से कम डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। वो कार्बन वार्बन वाली डेफिनेशन याद कर ली, फिर कह रहा भाई ये सब छोड़ो, होता क्या है बता देंगे। होता तो कुछ भी नहीं है, उस एटम में जितने न्यूक्लियॉन्स है जोड़ दो, खत्म हो गई बात। यानी न्यूक्लियॉन्स ही रिलेटिव एटॉमिक मास को गवर्न कर। मेरा मानना है कि यहां तक तुम लोग को ये बात समझ में आ गई। ये पहली बात है जो तुम्हें समझाना चाह रहे हैं, और किताब से हट के तुम्हें बताना चाह रहे हैं कि किताब क्या डेफिनेशन देती है और उसका इंटरप्रिटेशन क्या है। एक्चुअली जरूरी भी यही यार, हम अगर इंटरप्रेट नहीं करेंगे, देखो तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम बैठ के अपना हिसाब लगाओ। समझ लो बात को कि सर आज मैं इंटरप्रेट करके दिखाऊंगा आपको, कुछ नई चीज खोज के दिखाऊंगा। ना, हमने कर रखी, तुम हमारे ऊपर भरोसा रखो। जो चीजें नई हो सकती हैं, जो अच्छी तरह से समझाई जा सकती हैं, जो नए तरीके से समझाई जा सकती है, वो हमने कर रखी। हमारी बात सुनते रहना, बातों में कम लगना। ये जो चैटबाजी चल रही है, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दोगे तो ज्यादा मजा आएगा, खूब जम के मेहनत। समझ लो बात को? और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उसने कहा चलिए एक चीज सर क्लियर हो गई कि रिलेटिव एटॉमिक मास का जहां नाम आएगा मैं न्यूक्लियॉन्स निकाल के आपको पकड़ा दूंगा। मुझे कार्बन वार्बन की बकवास मत करिए, मुझे कुछ नहीं आता, सब बिल्कुल क्लियर है। न्यूक्लियॉन्स टोटल दे विल बी रिलेटिव एटॉमिक मास। दूसरी बात क्या सीखी आज में क्या सीखी? प्रोटॉन आपका हो चाहे प्रोटॉन मेरा हो, न्यूट्रॉन आपका हो चाहे न्यूट्रॉन मेरा हो, इलेक्ट्रॉन आपका हो चाहे इलेक्ट्रॉन मेरा हो, मासेस इंडिविजुअली दे आर सेम। लेकिन वो अलग बात है सर, ये आदमी ज्यादा भारी लगता है, ये तो ज्यादा भारी है सर। देखिए आप, कैल्शियम ज्यादा भारी, और हमने सुना ऑक्सीजन हल्का होता है सर। ये क्या, आप तो कह रहे थे दोनों के प्रोटॉन न्यूट्रॉन का वेट सेम होता है। हाँ सेम होता है, लेकिन नंबर तो अलग है यार। जब नंबर बढ़ा दोगे तो वेट भी तो बढ़ जाएगा। हाँ ऐसा हो सकता है कि इस सैंपल का वेट और इस सैंपल का वेट सेम है। ये किसी चीज का सैंपल, ये कैल्शियम कार्बोनेट का सैंपल, देखो बहुत टेक्निकल बात कर रहे हैं, जरा समझने की कोशिश करना। ये कैल्शियम कार्बोनेट का सैंपल और ये पानी का सैंपल, ऐसे ले लेते हैं, ठीक। इन दोनों का वेट सेम, जरा समझने की कोशिश करना। कैल्शियम कार्बोनेट का वेट जो भी जितना भी लिया गया और पानी का वेट, दोनों का वेट सेम। इसको ऐसे भी समझाते हैं, चलो अब केमिस्ट्री भी हटाते हैं। मैं तुमसे भारी था, क्यों? क्योंकि मेरे पास प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स के नंबर ज्यादा थे, इसलिए मैं तुमसे भारी था। अगर मैं कहूं मेरा वेट तुम्हारे वेट के बराबर, ऐसा कैसे हो सकता है सर? आपका वेट हमारे बराबर कैसे हो सकता है? हो सकता है मेरे प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स के नंबर तुम्हारे प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स के नंबर बराबर हो जाए।
अरे भाई इंडिविजुअल तो बराबर है ही, अगर नंबर भी बराबर हो गए तो टोटल वेट भी तो बराबर हो जाएगा। समझने की कोशिश करो, यानी इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेम आइदर दिस इज फैजल और दिस इज समथिंग एल्स। समझो बात को, दो लोग अलग अलग हो सकते हैं, बिल्कुल अलग क्वालिटीज, अलग सब कुछ अलग, मैं बिल्कुल मानता हूं मैं इस बात, लेकिन अगर ये दो लोग बिल्कुल, ये क्लोरीन के बारे में हम बात करेंगे, दिस इज एवरेज एटॉमिक वेट। बेटा अभी सिर्फ जितना कराया जा रहा है उस पर ध्यान देंगे तो बाकी लोग भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। समझने की कोशिश करना, हम बहुत डिटेल में जाएंगे। एवरेज एटॉमिक वेट्स, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, सब कुछ ऑब्वियस यार। 35.5 क्लोरीन का वेट कैसे हो सकता, जबकि आपने खुद बोला कि रिलेटिव एटॉमिक मासेस या मासेस कैलकुलेट करते वक्त आप उनका मासेस कैलकुलेट, इंडिविजुअल मासेस कैलकुलेट करते हैं। मैं बात करूंगा जब हम एवरेज मासेस कैलकुलेट करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान दें। ये क्लोरीन वाला डाउट हम बाद में उठाएंगे, बहुत क्लोर, मेरे ख्याल से कुछ लोगों को पता भी होगा। एवरेज एटॉमिक वेट्स या एवरेज मॉलिक्यूलर वेट्स निकालते वक्त जिन लोगों के आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं उनका एवरेज वेट निकाला जाता है, और एवरेज वेट तो पॉइंट में आ सकता है यार, कुछ भी आ सकता है, दैट डिपेंड्स। ठीक, बहरहाल हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि सैंपल का वेट कुछ भी हो सकता है, सैंपल का वेट कुछ भी हो सकता है। समझना जरा बात, अगर दो लोग के सैंपल्स के वेट अलग अलग, एक भारी है और एक हल्का है, तो एक चीज क्लियर, और ये मेरे हिसाब से जेईई में पूछे जाने वाला बड़ा अच्छा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। ये बताइए, दो सैंपल्स हैं, उनमें से एक सैंपल भारी है और एक सैंपल हल्का है, और दोनों अलग अलग चीजों के सैंपल हैं, कुछ भी, लेकिन एक का वेट ज्यादा है और एक का वेट कम। बताइए, एक चीज तो आप इंटरप्रेट कर सकते हैं, और वो एक चीज ये जरूर है कि जिसका वेट ज्यादा है उसके पास न्यूक्लियॉन्स तो पक्का ज्यादा होंगे। सर ये तो बिल्कुल आंख बंद करके आप टिक करके आइए, सर जिसका वेट ज्यादा होता है उसके पास न्यूक्लियॉन ज्यादा होते हैं, बात खत्म। उसके पास एटम ज्यादा हैं, उसके पास मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं। मैं इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल बेसिक बात कर रहा हूं। जिस चीज से वेट बनता है, किससे बनता है किसी भी केमिकल कंपाउंड का वेट? एटम से। और एटम का वेट किससे बनता है? न्यूक्लियॉन से। तो मैं बिल्कुल बेसिक बात कर रहा हूं कि दो सैंपल्स में जिस सैंपल का वेट ज्यादा है उस सैंपल में एटम ज्यादा होंगे, मुझे नहीं पता, उसमें मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, मुझे नहीं पता। सर मुझे एक बात पता है बस, जिसका वेट ज्यादा है उसमें न्यूक्लियॉन्स पक्का ज्यादा होंगे, बात खत्म, ये तो क्लियर। और अगर कहीं उन दोनों सैंपल में का वेट भी बराबर हो गया तो पता नहीं और कुछ बराबर होगा कि नहीं, एटम बराबर होंगे, मुझे नहीं पता, मॉलिक्यूल्स बराबर होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज क्लियर हो गई सर, उन दोनों के अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बराबर होंगे, क्योंकि न्यूक्लियॉन्स ही वो बेसिक एंटिटी है जो वेट डिसाइड करती है, एटम्स या मॉलिक्यूल्स नहीं, क्योंकि एटम्स मॉलिक्यूल्स के वेट कौन डिसाइड करता है? न्यूक्लियॉन्स। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेम ऑफ दीज टू सैंपल्स, इररिस्पेक्टिव, this is methane, this is SO2, this is CO2, this is ammonium chloride, this is potassium dichromate, this is potash alum, anything. If the weights of different samples are same, one thing is common, the total number of nucleons are same. Clear? इसको समझने की कोशिश करना यार। देखो ऑब्वियस है कि जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, लेकिन जाना भी तो अच्छे लेवल पर है ना, तो इसी लेवल पर आने की कोशिश कर रहे हैं बार बार कि क्वेश्चंस का लेवल क्या क्या कर सकता है। आपको चार अलग अलग सैंपल दे दिए जाए और आपसे पूछा जाए इन चारों सैंपल में एक चीज कॉमन है, बताइए क्या, और उन चारों सैंपल का वेट बराबर। बच्चे सबसे पहले क्या दिमाग लगाएंगे यार, सबसे पहले इनके मोल्स निकालते हैं, मॉलिक्यूल्स निकालते हैं, एटम्स निकालते हैं। अरे पागल हो क्या यार, एक ऑप्शन अगर टिक करना है और उसमें एक दे रखा ऑप्शन टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, आंख बंद करके टिक करो, क्योंकि न्यूक्लियॉन्स के बराबर होने से ही वेट बराबर हो सकता है। अगर न्यूक्लियॉन्स बराबर नहीं है तो किसी सैंपल का वेट कम से कम आपस में बराबर तो नहीं हो सकता। क्लियर? समझ में आया बात? ठीक, और आगे बढ़ते हैं। तो ये एक पहली डेफिनेशन थी, बड़ी बेसिक डेफिनेशन। अब और आगे बढ़ते हैं। सर ये रिलेटिव बहुत हो गया सर, अब जरा ये बताइए एटम का एब्सोल्यूट वेट कैसे निकालें, वेट कैसे निकालनी जरा ये भी बता दी। तो मैंने कहा बड़ा आसान हो गया, वेट कौन डिसाइड करेगा? उसने कहा सर न्यूक्लियॉन्स। तो मैंने कहा अगर मैं तुम्हें ये बता दूं कि एक न्यूक्लियॉन का वेट क्या होता है तो काम चल जाएगा। कह रहा सर फिर तो गुणा मारना है, एक एप्पल 5 रुपए का, 12 एप्पल 60 रुपए का, आ गया आंसर। अब समझिए जरा दूसरा पार्ट पे आने जा रहे हैं, और दूसरा पार्ट क्या कहता है? दूसरा पार्ट है एटॉमिक मास यूनिट। कह रहा सर ये क्या है? पहले मैं किताबी डेफिनेशन बताऊंगा और फिर अपनी बात करूंगा। ठीक, किताब क्या कहती है? किताब ये कहती है, किताब कहती है कि जो, देखो ये तुम ऐसा मत सोचना कि मैं लिखता नहीं हूं, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन मैं ज्यादातर चीजें लिख के ही तुम्हें समझाऊंगा। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारे सामने साफ साफ आएंगी, तो एटलीस्ट तुम बढ़िया तरह से इसको नोट करोगे, बिकॉज दे आर ओनली डेफिनेशंस। ठीक, जो समझाने की चीज तो वो हम समझेंगे। ठीक, वो कह रहा है कि एटॉमिक मास यूनिट के बारे में आपका क्या विचार? तो मैंने कहा देखिए ऐसा, एटॉमिक मास यूनिट जो है वो एटम्स के मास को नापने की एक यूनिट बनाई गई है। कुछ पुरानी किताबों में इसको डाल्टन कहा जाता था, 1 DA। आजकल जो मैंने देखा बुक्स में आ रही हैं बातें, वो यूनिफाइड मास के आ रही, यू, आइदर AMU और यू। DA तो बहुत पुराना कहानी है, 1 डाल्टन ऐसे। तो हम एक बात कर लेते हैं, व्हाट इज AMU और यू। ठीक, डेफिनेशन बाय डेफिनेशन, किताब की डेफिनेशन की बात कर रहा हूं, वो ये दी जाती है, 1/12 मास ऑफ 1 C12 एटम इज 1 U। एटॉमिक मास यूनिट को इस तरह से डिफाइन किया गया है कि सर अगर आप 1 AMU को डिफाइन करना चाहें तो 1 AMU इज 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम।
अरे सर ये सब क्या समझा रहे हो, ये तो वैसे ही बड़ा अजीब सा लग रहा है, कहां से लाएंगे ये सब, छोड़ो ना किताब की बात, अब काम की बात करते हैं। अभी तो बात हुई थी, ये बताओ कार्बन का मास कैसे निकालेंगे, जरा कर लगाओ जरा। मास ऑफ वन कार्बन एटम कौन डिसाइड करेगा कार्बन का मास? उसके न्यूक्लियॉन्स, कितने न्यूक्लियॉन्स होते हैं कार्बन में? 12। तो अगर 12 न्यूक्लियॉन्स का मास मिल जाए तो आपको कार्बन एटम का मास मिल जाएगा। यानी मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम को क्या मैं ये लिख सकता हूं कि मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन ऑफ कार्बन मल्टीप्लाइड बाई 12? बताओ, समझे बात को? यानी ऐसा भी तो मान लिया कि कार्बन के एक एटम का मास 12 न्यूक्लियॉन्स के मास के बराबर होगा, और 12 न्यूक्लियॉन्स के मास को 12 इंटू मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन लिख सकते हैं। अच्छा देखना, मैं यहां पर मैंने एक चीज यहां पर क्या लिखा है, मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन ऑफ C12 एटम। तुम बताओ क्या ये लिखना जरूरी था? अरे भाई C12 हो चाहे तुम हो चाहे हम हो, न्यूक्लियॉन तो न्यूक्लियॉन होता है, वेट तो सेम ही होगा। क्लियर है ये वाली बात? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको एक कार्बन 12 एटम का मास चाहिए तो उस एक कार्बन 12 एटम का मास 12 न्यूक्लियॉन्स डिसाइड करेंगे, वो 12 न्यूक्लियॉन्स का मास ही कार्बन का मास डिसाइड करेगा। इसका मतलब ये हुआ अगर आपको मास ऑफ वन कार्बन एटम चाहिए तो इट विल बी 12 इंटू मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन ऑफ कार्बन। लिखना लिखो, नहीं लिखो मत लिखो, बिकॉज न्यूक्लियॉन तो न्यूक्लियॉन होता है। अब देखिए जरा इसमें से अच्छी बात क्या है, ये 12-12 कैंसिल हो जाएगा, अब सिर्फ एक चीज बचेगी, एंड मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन। क्या मतलब इस बात का? एक न्यूक्लियॉन का जो भी वेट होता है उसे एटॉमिक मास यूनिट के नाम से जाना जाता है। और अगर तुम्हें धीरे से ये बता दिया जाए कि उस एटॉमिक मास यूनिट को ग्राम में रिप्रेजेंट करने का तरीका ये, बस अगर इतना और याद कर ले कि एक AMU को या 1U को इन टर्म्स ऑफ ग्राम इट इज 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स होता है, बात खत्म हो गई हमारी। अब सोचो क्या क्या पढ़ चुके हैं, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पता चल जाएंगे, एक न्यूक्लियॉन का वजन U में भी पता चल गया, 1U। 1U इज व्हाट? 1U इज द वेट ऑफ वन न्यूक्लियॉन। और अगर ग्राम में चाहिए तो ग्राम में भी पता चल गया, क्योंकि 1U को ग्राम में रिप्रेजेंट करने का यह तरीका है 1.66 इंटू 10⁻24। इसका मतलब ये हुआ एक न्यूक्लियॉन का वेट 1U भी होता है, और एक न्यूक्लियॉन का वेट इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम भी होता है। अब आप सर एटम का नाम बताइए और मुझसे उस एटम का वेट ले जाइए, बात खत्म। दो टॉपिक होने से तीसरा टॉपिक अपने आप क्लियर है, एंड दैट इज एटॉमिक वेट और ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर वेट। यानी अगर आपको किसी भी एटम का वेट चाहिए तो भी, और किसी मॉलिक्यूल का वेट चाहिए तो भी, क्योंकि मुझे यह बात पता है बेटा स्पीड कम करके क्या करोगे, मैं तो बहुत बेसिक चीजें करा रहा हूं। एक बच्चा लिख रहा है सर स्पीड कम कर दीजिए, अरे स्पीड तो ठीक है, खैर अच्छा जरा समझने की कोशिश करना, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि हमने दो बातें सीखी। पहली बात क्या थी? पहली बात ये थी कि अगर आपको रिलेटिव एटॉमिक मास चाहिए तो दिस इज टोटल न्यूक्लियॉन्स, ये पहली बात हो गई। और दूसरी बात हुई अगर आपको 1U की बात करनी है तो 1U इज मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन। अगर इसको ग्राम में लिखना हो तो आप इसको ग्राम में भी लिख सकते हैं, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। ये इतनी बात हो गई जो आज हमने सीखी अभी। अब तुम ये जरा सोच के बताओ, अगर आपको यह पता चल जाए कि उस एटम में कितने न्यूक्लियॉन्स, और आपको यह भी पता है कि एक न्यूक्लियॉन का वेट होता कितना है, तो आपको यह नहीं पता चल गया कि उस एटम का वेट कितना है। जरा सोचिए, अकल लगाइए, देखिए जरा, सोचते जरा। अगर डेफिनेशन की बात करें तो एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट अब आप किसी भी एटम का कैलकुलेट कर सकते हैं। और मैं सिर्फ एक लाइन लिख रहा हूं, तो उसके बाद अभी हम डिस्कस करते हैं। आप जरा ध्यान से देखिए, क्या ये सब बात समझ में आ रही है तुम्हें? कि अगर आपको किसी एटम, देखो मैं मोल की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैंने तो बात बोली थी, मोल तो पिक्चर में आएगा बहुत देर बाद, वो तो दूर की कहानी, वहां तक पहुंचे कैसे पहले वो समझ रहे हैं। मोल क्या होता है, क्या डेफिनेशन, वो सब बाद में आती है। पहले कम से कम ये तो समझ लें कि किसी एक अकेले एटम का वेट अगर मुझसे कहा जाए निकालने के लिए कॉपी पर, तो कैसे निकालूंगा? तो मुझे टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट कितने हैं वो पता चल जाए, साथ में मुझे यह पता चल जाए कि एक एटम का, एक न्यूक्लियॉन का वेट कितना होता है ये पता चल जाए, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके उस एटम के वेट को भी निकाल सकता हूं और मॉलिक्यूल के वेट को भी निकाल सकता हूं। मैं ऐसे एग्जांपल लेता हूं, तुम समझना जरा। मान लो मुझसे कोई पूछे कि कुछ लोगों के एटॉमिक वेट्स निकालिए। मैंने कहा आप आदमियों के नाम बताइए, मैं आपको एटॉमिक वेट निकाल के दिखाता हूं, ठीक। कुछ कुछ आदमियों के नाम लिखते हैं, ठीक। क्या लिखते हैं? मैंने एक आध आदमियों के नाम लिखे, मुझसे पूछा गया सर जरा एक बार नाइट्रोजन का बताइए। मैं सिर्फ ऐसे लिख रहा हूं, तुम एक बार तुम्हारे सामने भी कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। ऑक्सीजन का निकाल के दिखाइए सर, आप सोडियम का निकाल के दिखाइए। और इनके वेट आपको यूनिफाइड मास की यूनिट में भी चाहिए, एएमयू में भी चाहिए और ग्राम में भी चाहिए। सिर्फ एक एटम, मोल कहीं नहीं है अभी इसमें, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। मैं जब पढ़ाता था शुरू में बड़ा कंफ्यूज होता था, कभी यू आ जाता है कभी ग्राम आ जाता है, मुझे यही नहीं समझ में आता कि यू कब लगाना है और ग्राम कब लगाना है। समझना, अभी ग्राम वाली बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं कि एक एटम का वेट कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, दैट्स इट। ठीक, कैसे कर रहे हैं? अगर मुझे नाइट्रोजन का वेट चाहिए, सपोज नाइट्रोजन एटम का,
तो मुझे क्या करना होगा? मुझे नाइट्रोजन एटम का वेट निकालने के लिए सबसे पहला काम तो ये करना चाहिए कि नाइट्रोजन से ये पूछना चाहिए कि तुम्हारे पास टोटल न्यूक्लियॉन्स कितने हैं। नाइट्रोजन जवाब दे देगा, नाइट्रोजन कहेगा सर ऐसा है, मेरे पास टोटल न्यूक्लियॉन्स अभी आपने बताए थे 7 प्रोटॉन्स होते हैं और 7 न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो होंगे वो 14 होंगे। और अगर टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन 14 न्यूक्लियॉन्स रखता है तो उसका वेट कैसे निकालेंगे? तो बड़ा क्लियर है यार, टोटल नंबर ऑफ एटम्स न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन दैट एटम दे आर 14 एंड एक न्यूक्लियॉन का वेट इज 1 AMU. So ultimately 14 into 1 AMU, that is 14 AMU or 14U. AMU और U दोनों एक यूनिफाइड मास बोलो चाहे एटॉमिक मास यूनिट बोलो, दोनों बातें सेम। क्या मतलब इस बात का कि सर आपने न्यूक्लियॉन्स बता दिए, वो मुझे पता चल गए, और आपने ये भी बता दिया कि AMU का मतलब क्या होता है। AMU का मतलब होता है एक न्यूक्लियॉन का वेट, तो एक न्यूक्लियॉन का वेट तो AMU होता है। 14 न्यूक्लियॉन्स का वेट 14 AMU होगा, 15 न्यूक्लियॉन्स का वेट 15 AMU होगा, 20 न्यूक्लियॉन्स का वेट 20 AMU होगा। बात खत्म होगी। इसमें क्या करना है सर? हाँ, अगर आप ये चाहते हैं कि इसी एटम का वेट AMU की जगह ग्राम में बताया जाए तो सर मैंने अभी आपने कन्वर्जन बताया, मैं उस कन्वर्जन को यूज कर लूंगा। क्या कन्वर्जन बताया गया? कन्वर्जन है 1U इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। बात खत्म हो गई। यानी अगर एक यूनिफाइड मास को ग्राम में इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए, यानी एक न्यूक्लियॉन का वेट ग्राम में इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए, तो आप इस 14U को भी ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज 14 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। दिस इज द वेट ऑफ वन नाइट्रोजन एटम। वन नाइट्रोजन एटम। ये सब आसान सवाल नहीं है। जिन बच्चों ने डीपली स्टडी नहीं की है उनके लिए यह भी एक मुसीबत है कि 5 नाइट्रोजन एटम का वेट बताओ। मस्त हो गए। वो सोचेंगे यार 5 नाइट्रोजन एटम का वेट कैसे निकाला जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमने तो 1 मोल नाइट्रोजन का वेट सुना था 14 ग्राम होता है, 5 का कैसे निकाले? फिर वो अवागाड्रो नंबर पता नहीं क्या क्या। जो समझदार होगा वो क्या कहेगा, अरे भाई 1 का वेट 14U तो 5 का वेट 70U, खत्म हो गया। 5 नाइट्रोजन का वेट चाहिए, 1 नाइट्रोजन का वेट 14U होता है, तो 14 5 का 1 का अगर 14 है तो 5 का कितना? 14 इंटू 5 दैट इज 17 AMU। हाँ, अगर वो पलट के कहे कि नहीं AMU में मत बताइए, ग्राम में बताइए, तो आप 70 AMU को ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिएगा 1.66 से मल्टीप्लाई कर। ज्यादातर बच्चे ये गलती करके आते हैं, पूछा जाता है 5 एटम का वेट और वो लिख के आते हैं 70 ग्राम। बताइए बेवकूफी। अरे भाई 70 ग्राम सिर्फ 5 एटम का वेट, जो कि दिखाई भी नहीं देते, 70 ग्राम उसका वेट होगा, सवाल ही नहीं उठता। वो मोल की बातें वो बाद में करेंगे। यानी अभी मैं सिर्फ एक चीज सीखने जा रहा हूं कि एक एटम का वेट कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है, एक मॉलिक्यूल का वेट कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है। इसके अकॉर्डिंगली अगर मुझे 5 मॉलिक्यूल 10 मॉलिक्यूल 20 मॉलिक्यूल्स का वेट कैलकुलेट करना हो तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। यहां तक क्लियर है? ठीक। अच्छा, यही चीज ऑक्सीजन के लिए करके देखते हैं। ऑक्सीजन के पास टोटल न्यूक्लियॉन्स कितने होंगे? 8 + 8 याद है, 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ ये आपके 16 AMU होगा। अगर आप कहें कि नहीं सर हमें तो ग्राम में बताइए ऑक्सीजन का वेट, ग्राम में कितना होगा एक ऑक्सीजन का वेट, तो वो ऑब्वियसली ग्राम में भी लिखा जा सकता है। दिस इज 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। कोई कहे नहीं सर हमें सोडियम का भी बता दीजिए, तो अभी मेरी बात हुई थी, सोडियम का जो एटॉमिक वेट है वो 23 न्यूक्लियॉन्स डिसाइड करते हैं, और एक न्यूक्लियॉन का वेट क्योंकि U होता है इसलिए 23 न्यूक्लियॉन्स का वेट 23 AMU या 23U के बराबर होगा। इसको आप ग्राम में लिखना चाहें तो सर मैं आपको ग्राम में भी लिख के दिखा सकता हूं, 23 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि जो आपके सामने ये जो वेट्स निकाले जा रहे हैं ये इंडिविजुअल एटम्स के वेट निकाले जा रहे हैं। यानी आप सोडियम का वेट निकाल सकते हैं, आप ऑक्सीजन का, किसी का भी, ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन, जिस एटम के न्यूक्लियॉन्स आपको पता हो आप उनको आपस में मल्टीप्लाई करिएगा। मल्टीप्लाई करके आपको AMU में उसका वेट मिल जाएगा, और AMU में वेट मिलते ही आप चाहे तो उसको ग्राम में कन्वर्ट कर दे अगर वो ग्राम में पूछता है। यानी इस तरह के सवाल भी बड़े आसान हो गए हमारे लिए। क्या कि फलाना साहब के 5 एटम टहल रहे हैं, बताइए उनका वेट कितना है। फलाना साहब के 50 मॉलिक्यूल टहल रहे हैं, बताइए उसका वेट कितना है। ये बड़ा आसान। अब सोचो इसी में अगर मैं मॉलिक्यूल बना दूं, ये तो सारे एटम है। अब वो एक मॉलिक्यूल उठा के ले आया, कह रहा भाई साहब जरा एक चीज और बता दीजिए, अगर कैल्शियम कार्बोनेट लिया जाए तो क्या सीन है आपका। मैंने कहा बिल्कुल लेके देखते हैं, मजा आएगा। कैल्शियम कार्बोनेट, नाउ दिस इज नॉट एन एटम, नाउ दिस इज अ मॉलिक्यूल, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। ठीक, नाउ इट हैज कैल्शियम, इट हैज कार्बन एंड इट इज ऑक्सीजन। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट की बात करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट का आप वेट कैसे निकालेंगे। तो मैंने कहा बड़ा आसान है यार, मॉलिक्यूल का वेट कौन डिसाइड करेगा? एटम्स। और एटम्स का वेट कौन डिसाइड करेगा? न्यूक्लियॉन्स। इसका मतलब ये हुआ सर मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन के जो वेट्स हैं, जितने भी न्यूक्लियॉन्स इनके अंदर प्रेजेंट हैं वो मुझे बता दीजिए, मैं आपको U लगा के उसका वेट बता दूंगा, क्योंकि एक न्यूक्लियॉन का वेट सर मुझे आता है। तो मैंने कहा ठीक है, इन तीनों एटम से पूछ लेता हूं कि तुम्हारे पास इंडिविजुअल कितने कितने न्यूक्लियॉन्स हैं। खत्म हो गया सवाल। सब तुम्हें पता ही है पहले से, देख लीजिए। क्या सब लोग जानते हैं कैल्शियम के पास अपने 20 प्रोटॉन 20 न्यूट्रॉन के हिसाब से 40 होंगे न्यूक्लियॉन्स। सब लोग ये भी जानते हैं कार्बन के पास 12 न्यूक्लियॉन्स होंगे।
और ऑक्सीजन के अपने अकेले के 16, तो 3 ऑक्सीजन के हिसाब से 48 होंगे। क्या सब लोग मानते हैं इसके पास टोटल 100 न्यूक्लियॉन्स हैं? बताओ, सब लोग समझ गए? अगर इसके पास टोटल 100 न्यूक्लियॉन्स हैं जो कि इंडिविजुअल एटम से मैंने निकाले हैं, यानी कैल्शियम कार्बोनेट अकेले चीख चीख के कह रहा है कि भाई साहब मेरे पास टोटल 100 न्यूक्लियॉन्स हैं, जो करना है कर लो। मैंने कहा बात तो खत्म हो गई। अगर तुम्हारे पास 100 न्यूक्लियॉन्स हैं तो एक न्यूक्लियॉन का वेट 1U होता है, तुम्हारा हो चाहे मेरा हो। इसलिए 100 न्यूक्लियॉन्स का वेट 100U या 100 AMU, जो जैसा भी लिखना चाहें आप। वो कहेगा यार ग्राम में और बता देते, तो मैंने कहा ग्राम में ले लेते। ये आ गया आपका 100 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। बात खत्म हो। देखो, अगर तुम्हें यहां तक बात समझ में आई है तो मैं एक ऐसा सवाल या एक ऐसा पर्टिकुलर क्वेश्चन अब डिस्कस करने जा रहा हूं जिसको हमने आज से पहले फॉर्मूले लगाए बिना नहीं सॉल्व किया। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, तुम्हें बात समझ में आएगी। अभी मैं एग्जांपल लिखता हूं, तुम्हें ये बात समझ में आएगी। सब इस बात से एग्री करेंगे, सर आप बात सही कह रहे हैं सर, ये सब तो हमने जो है फॉर्मूले लगा के किया था। पहले हम मोल निकालते थे, फिर हम ऐसा करते थे, फिर हम वैसा करते थे। देखो ऐसा है, हो सकता है वो सवाल, वो तरीका ज्यादा आसान, ऐसा नहीं है कि वो हम नहीं सीखेंगे, वो भी हमें सीखना ही। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं भाई, ऐसा मुझे तो मोल क्या होता है भाई, व्हाट इज मोल, मैंने तो पढ़ा ही नहीं सर। तब आप ये कैसे निकाल सकते हैं कि इसके अंदर कितने एटम्स है, कितने न्यूक्लियॉन्स, कितने प्रोटॉन्स, कितने न्यूट्रॉन्स, जो एक पहली कैटेगरी है जेई के पेपर में आने वाली। आज मैं वो पहली कैटेगरी के बारे में बात करने जा रहा हूं। उससे पहले मेरे हिसाब से मैंने तुम्हें 3 डेफिनेशन सिखाई हैं, और वो 3 डेफिनेशन में पहली डेफिनेशन है आरएएम क्या होता है, दूसरी डेफिनेशन है एटॉमिक मास यूनिट को कैसे डिफाइन किया गया है और उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, दैट इज मास ऑफ अ न्यूक्लियॉन, और तीसरी है उन दोनों को यूज करके किसी एक एटम या इंडिविजुअल एटम का या मॉलिक्यूल का वेट कैसे निकाला जाता है। यह हमने सीख लिया। सब लोग समझ रहे हैं इस बात को? क्लियर है यहां तक? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैं करने क्या जा रहा हूं, मैं एक सवाल ले रहा हूं। तुम ऐसे मत सोचना कि सर आपने ये तो पढ़ाया तो है नहीं और आप पूछ रहे हैं, अजीब बात कर रहे हैं, पहले पढ़ा तो दीजिए ये तभी तो होगा ये सवाल। ना ना, जितना पढ़ाया है सिर्फ उसी के बेसिस पे सवाल पूछ रहा हूं, कोई और अलग तरीका नहीं लगा रहा हूं। अगर कोई ये कहे कि सर इससे अच्छा जो तरीका आपने बताया, इससे आसान तरीका मेरे पास है, तो मैं उसको पलट के मेरा जवाब यह है कि हो सकता है तुम्हारे पास इससे ज्यादा अच्छा सवाल हो, इससे ज्यादा आसान तरीका हो, लेकिन वो तरीका मैंने अभी नहीं बताया, तो तुम्हें अभी वो तरीका नहीं सोचना है। मैं तुम्हें तो उस तरीके को कैसे लाया गया है पहले वहां तक लेके चलता हूं। समझना जरा बात को। अगर मैं आपसे कहूं, जरा थोड़ा सा दिमाग लगाना, अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास एक सैंपल, ये एक सैंपल, ठीक, इस सैंपल में ऐसे ही बोल रहा हूं मैं, इस सैंपल में ताकि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा मुश्किल ना हो, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, मेरे पास 200 ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट पड़ा। आपको सबसे पहले ये सोच के बताना है कि इस 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर ये आपका पार्ट टोटल मॉलिक्यूल्स, तुम कहोगे सर ये तो आपने टॉपिक ही बदल दिया सर, ये तो पढ़ाया ही नहीं गया, ऐसे कैसे? अभी देखना जरा, टोटल न्यूक्लियॉन्स, टोटल प्रोटॉन्स, टोटल न्यूट्रॉन्स एंड टोटल इलेक्ट्रॉन्स। ये मेरा सवाल, ऑब्वियसली तुम समझ रहे होगे ये एक सवाल जो है 4-5 सवाल बना रहा है, ठीक, तो ये 4 हम अलग अलग तो बनाएंगे नहीं यार, एक ही तरह करके देखते हैं। और ये तुम ऐसा मत समझना, ये सवाल ये एक कैटेगरी है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आपको कोई सैंपल दिया जाए ऐसे, तो उस सैंपल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सब कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मेरे ख्याल से तुम में से बहुत सारे बच्चे मानेंगे इस बात को कि पीयूष बेटा 2 मॉलिक्यूल, हाँ अब जरा थोड़ा सा दिमाग लाते हैं। तुम लोग में से कुछ लोग ये जानते हैं सर ये तो तभी किया जाता है, हमने इस तरह के सवाल बचपन में लगाए थे और हमने 9th में भी किया था, ये चैप्टर 11th में भी हमारे सर ने माथा फोड़ फोड़ के सिखाया था हमें तो ये बताया गया था सर इस तरह का जब सवाल आता है सैंपल का तो पहले मोल निकाले जाते हैं।
और मोल निकालने के बाद सर हम फिर उसके बाद उसके मॉलिक्यूल्स और एटम्स वगैरह निकाला करते हैं। बिना मोल के आप क्या ड्रामा मचा रहे हैं? ये तो आपने मोल पढ़ा है नहीं, बिना मोल के तो आप कर ही नहीं सकते। अरे भाई भाड़ में जाए मोल यार, जब नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, बात खत्म। मोल कोई कमाल थोड़ी ना होता यार, वो ग्रुप ऑफ एंटिटीज ही तो है। अभी हमने नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, हम अपने अकल लगाते हैं। 200 ग्राम का सैंपल है, पूछा जा रहा है कितने कैल्शियम, ये है कैल्शियम कार्बोनेट, जरा समझना, ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूं तुम्हें। ये कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट के गोले पड़े हैं। पूछ रहा है भाई साहब ये बताइए कितना कैल्शियम कार्बोनेट पड़ा, ये सवाल। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा मुश्किल है सर, ऐसे कैसे गिन के बताएंगे? अच्छा तुम समझना, तुम इसको केमिस्ट्री समझोगे तो मुश्किल लगेगा, तुम समझ लो इसको केमिस्ट्री। तुम अगर इसको केमिस्ट्री समझोगे तो मुश्किल है। मैं कह रहा हूं ऐसी तैसी इस केमिस्ट्री की हिसाब किताब लगाते हैं, बचपन से करते चले आ रहे हैं। 200 ग्राम का ये बक्सा है और इस बक्से में छोटे छोटे कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल पड़े हैं। पूछा जा रहा है कितने मॉलिक्यूल हैं? अरे सर ये तो बचपन में करा था, लेकिन ये कैल्शियम कार्बोनेट जो नाम आप कैल्शियम कैल्शियम कर रहे हैं या कार्बोनेट की जो बातें कर रहे हैं, ये सर केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री हमें टफ लगती। अच्छा छोड़ो केमिस्ट्री की जाए, ऐसी तैसी काम की बात करते हैं। अगर मैं तुमसे ऐसे बोलूं, देखो सारे बच्चे, क्योंकि थोड़ा सा मुझे चैट देखनी पड़ेगी, सारे बच्चे एक सुर में इस बात का आंसर देंगे। इस सवाल को तो सोच रहे हैं, लेकिन एक सुर में आप इस सवाल का आंसर देंगे। अगर 100 ग्राम का बक्सा हो, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, 100 ग्राम का एक बॉक्स है, उस बॉक्स में एक एक ग्राम के एप्पल्स पड़े हैं, सेब, एक एक ग्राम का सेब। 100 ग्राम का टोटल बॉक्स, एक एक ग्राम के एप्पल, बताइए कितने एप्पल पड़े? हाँ मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है, तुम सब चीख चीख के कह रहे हो सर टोटल 100 सेब पड़े हैं। क्यों, कैसे निकाला बेटा आपने? सर आपने टोटल वेट 100 दे रखा था और एक सेब का वेट 1 ग्राम दे रखा है, टोटल वेट 100 ग्राम है। सर बचपन में तीसरी चौथी क्लास से समझाया जा रहा है कि अगर टोटल वेट को एक आदमी के वेट से डिवाइड कर दे तो आपको नंबर ऑफ एप्पल्स पता चल जाते हैं। यानी आपको यह बात पता है, लेकिन अब वही सवाल सेब की जगह कैल्शियम कार्बोनेट लेके पूछा जाता है। सब तकलीफ होती है यार, इसी तकलीफ को तो जीतना है, इसी तकलीफ से तो आगे निकलना है। अगर ये निकल गई तो आप समझ लीजिएगा केमिस्ट्री खेल खेल में खत्म हो जाने वाली। आप इसको दिमागी मत लगाइए कि सर ये कैल्शियम कार्बोनेट है। अरे सर सेब संतरा तो जानते हैं, हाँ जानते हैं, बस कर लो यार, खत्म करो। 200 ग्राम का बक्सा, इसमें ये सेब दिखाई दे रहे हैं, नीले नीले रंग के सेब, ये सेब। आप बताओ नंबर ऑफ सेब निकालने का तरीका क्या है? अगर मैं टोटल वेट को एक सेब के वेट से डिवाइड कर दूं तो नंबर ऑफ एप्पल निकल आएंगे। यही तो पूछा है मैंने, यही तो है मेरा पहला पार्ट, यही तो है एप्पल। अभी तो सीखा था तुमने कि किसी भी मॉलिक्यूल का वेट कैसे निकाला जाता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूल का वेट कैसे निकालोगे? इसके अंदर कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, खत्म हो गई। यानी अब मुझे अगर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं तो मैं सबसे पहला काम कैसे करूंगा? अगर आपको टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज कैलकुलेट करनी, सिंस दिस इज अ मॉलिक्यूलर सैंपल, तो आपको मॉलिक्यूल को ही से कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये जो मॉलिक्यूल है मेरा, जिसको मैं एप्पल बोल रहा हूं, तो अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कैलकुलेट करने हैं, दिस एप्पल, तो अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कैलकुलेट करने हैं तो कैसे कैलकुलेट करूंगा? टोटल वेट ऑफ द बॉक्स, दैट इज द सैंपल, टोटल वेट ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ 1 एप्पल। खत्म हो गया। टोटल बक्से को एक एप्पल के वजन से दे मारिए, आपको खड़ाक से नंबर ऑफ एप्पल बाहर निकले। आप बताइए जरा टोटल वेट कितना दे रखा है? सर टोटल वेट तो आपने 200 दे रखा है। और सर अभी आपने ये बताया था कि किसी भी एप्पल का वेट या किसी भी मॉलिक्यूल या एटम का वेट निकालने के लिए न्यूक्लियॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जरा ये भी बताइए कि इस कैल्शियम कार्बोनेट में न्यूक्लियॉन्स कितने? अभी हमने निकाला था 100 न्यूक्लियॉन्स थे, सबको याद है। यानी कैल्शियम के 40, कार्बन के 12 और ऑक्सीजन के कुल मिला के 48, टोटल जोड़ेंगे तो 100 न्यूक्लियॉन्स निकल के आएंगे। यानी कैल्शियम कार्बोनेट के पास 100 न्यूक्लियॉन्स, और एक न्यूक्लियॉन का वेट 1 यू होता है, तो फिर 100 न्यूक्लियॉन्स का वेट 100 यू होगा। इसका मतलब ये हुआ एक एप्पल का वजन भी मुझे निकालना आता है और टोटल बक्सा आपने दे रखा है। यानी एक एप्पल के वेट से अगर मैं टोटल वेट को डिवाइड कर दूं तो मुझे नंबर ऑफ एप्पल्स मिल जाएंगे। खत्म हो गया सर ये आंसर, टोटल वेट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ 1 एप्पल। सर इसमें एक गड़बड़ है सर, ऊपर ग्राम नीचे यू, ये क्या माजरा है? ये थोड़ा यूनिट कैंसिल होंगी। सर अगर आपको नंबर चाहिए, टोटल मॉलिक्यूल्स के नंबर चाहिए, तो इट शुड बी अ यूनिटलेस नंबर ना। ऊपर ग्राम में नीचे यू, तो कैंसिल ही नहीं होगा। अरे तो यू को ग्राम में कन्वर्ट करना तो सिखाया है, इस यू को ग्राम में कन्वर्ट कर दो। दिस इज 200 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अभी तो बताया था कि 1 यू को ग्राम में कन्वर्ट करने का ये तरीका है। अब आप देखिए मस्त ग्राम और ग्राम उड़ गए, क्योंकि मैंने डेटा सिंपल लिया है तो ये दोनों भी कैंसिल हो रहे हैं।
और ये एक नंबर आने जा रहा है, देखिए आपके सामने 2/1.66 इंटू 10⁻²⁻²4। अब पता नहीं तुम मेरी बात मानोगे या नहीं मानोगे, मानोगे तो फायदे में रहोगे। और ये बात मैं ये बताने जा रहा हूं, तुम सब बच्चे इस बात को याद रखेंगे कि ये जो 1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 × 1, ऐसे सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। ये जो 1/1.66 मैंने लिखा है, मेरे ख्याल से मुझे पेन जो है थोड़ा सा लाइट कलर में ले लेना चाहिए, ऐसे व्हाइट ले लेता हूं, जरा समझना। ये जो 1 इंटू, अगर तुम मेरी बात मानो, मैं बिल्कुल किसी नंबर का नाम नहीं ले रहा हूं, कुछ आगे की कोई बात पहले नहीं करूंगा, जब तक पहुंचूंगा नहीं तब तक आगे की बात ही नहीं करूंगा। मैं तुम्हें बता रहा हूं, आप इसको सॉल्व करेंगे ना, जब 1/1.66 इंटू 10⁻²⁻² को सॉल्व करेंगे तो ये एक नंबर बनेगा 6.022 इंटू 10⁻23। तुमको कह रहे सर ये तो अपना आदमी है, दिस इज अवागाड्रो नंबर। अब तुम मानो अवागाड्रो तो मानो, मैंने तो नाम नहीं लिया अवागाड्रो का। 1/1.66 इंटू 10⁻²⁻24 इज नोन एज 6.022 इंटू 10⁻23। अगर तुम्हें पता है तो ठीक, नहीं पता है तो आज याद करते हैं। दिस नंबर इज नोन एज अवागाड्रोस नंबर, Na। इसका मतलब ये हुआ 2 तो मेरा पहले से था और 1/1.66 बन गया Na, तो अल्टीमेटली आंसर इज, तुम कहोगे सर ये कैसे 1/1.66, ये कैसे बन सकता है? अरे यार थोड़ी सी अकल लगाओ, मैथ्स पढ़ते हो, तुम्हें इतना पता होगा। 10⁻² को ऊपर भेजेंगे तो 10⁻+24 बन जाएगा। उस 10⁻+24 को लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻23। क्लियर है? तभी तो 10⁻24 बनेगा। और 10 को जब आप 1.66 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6.00, ये 022। और 10⁻23 पहले आ चुका है, यानी अल्टीमेटली दिस इज 6.022 इंटू 10⁻23। तो इस बात को आगे के लिए भी ध्यान रखते हैं, 1/1.66 इंटू 10⁻24 जब भी दिखे उसको चुपचाप Na लिख देना, खत्म। यानी मेरे पहले सवाल का आंसर आ गया कि अगर आपको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं, तुम बताओ, मैंने यहां मोल निकाले, मैंने तुम्हें बताया कि मोल्स कितने। तुम कहोगे सर इसके मोल निकाल लेते 2 मोल आएंगे। अरे भाड़ में जाए मोल, यार मुझे आता ही नहीं मोल, मैं नहीं जानता मोल किसे कहते हैं। क्या मैं ये नहीं निकाल सकता? एक बक्से का वेट दे रखा है, एक सेब का वेट दे रखा है, सेब कितने पड़े उसके लिए मोल जाऊंगा निकालने? अरे पागल हूं क्या मैं? मुझे आता ही निकालने, मत बताइए आप मोल वोल निकालना। मैं बिना मोल के भी आपको बता दूंगा सैंपल में कितने एप्पल पड़े हैं, उस एप्पल के अंदर कितने बीज पड़े हैं, उन बीजों में काले रंग के बीज कितने हैं और नीले रंग के बीज कितने हैं, सब कैलकुलेट करके बताऊंगा। मुझे मोल से मतलब नहीं है इस बात का। हाँ लेकिन सर हमने सुना है वो ज्यादा आसान तरीका है। हाँ तो जब वो आएगा तो वो आसान लगेगा तो उसको फॉलो करेंगे, जब ये आसान लगता है तो इसको फॉलो करेंगे। और तुम देखना दोनों जगहों पर कब कौन सा फॉलो करेंगे वो अकल लगानी पड़ेगी। और तुम में से कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा सर ये तो आसान है, आप मोल वाले तरीके से करते। मैं तुम्हें बताऊं, ये सवाल तुम तब ज्यादा मुश्किल से करते जब मोल वाले तरीके से करते। आगे मैं बताऊंगा तुम इस बात को। जब यही सैंपल 200 ग्राम की जगह 200 यू दिया जाता, आप समझ लीजिए 90% बच्चे गए काम से, क्योंकि उनको पता ही नहीं है यू क्या होता है, उनको पता ही नहीं ग्राम क्या होता है, उनको पता ही नहीं बिना मोल के भी सवाल किए। क्योंकि यार हमने तो सीखा है ना यार, हम तो समझ रहे हैं बात को, हम तो धीरे धीरे वहां पहुंचेंगे। कुछ लोग कूद के पहले मोल पे खड़े हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि जब सैंपल का वेट यू में दिया जाए तब उसके नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स कैसे निकाले जाते हैं। हम तो ये सवाल भी करके दिखा सकते हैं। अच्छा खैर उस वाले सवाल पे भी आते हैं, पहले अपनी बात करते हैं। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने निकाले ना। हाँ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया मेरे पास 2N है। कैसे निकाले? टोटल वेट को एक एप्पल के वेट से दे मारा, नंबर ऑफ एप्पल्स बाहर गिर गए। एक एप्पल का वेट निकालना आता है। देखो भाई ऐसा है, हम देखो मुझे दिक्कत सिर्फ तब आती है यार कि जब मेरी बात को तुम ध्यान से नहीं सुनते, मुझे तब परेशानियों की दिक्कत। क्या है, हम दोनों एक दूसरे को देख नहीं पा, मतलब मैं तो, तुम तो मुझे देख रहे हो बट मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूं, तो मुझे ये भी नहीं पता चल रहा है कि तुम कितना समझ रहे हो। इस चैट में इतनी सारी बातें आती हैं, ग्रेट सर, ये सर, फलाना सर, यार मैं क्या क्या देखता फिरूंगा। मुझे जो समझना है, जो तुमसे उम्मीद कर रहा हूं वो ये है कि भाई मैं एक एक बात को, ये मेरी 19 साल पुरानी आदत, मैं एक एक बात को कम से कम 5-6 बार दोहराता हूं। इसलिए नहीं कि सर पहली बार में सीख लिया अब आप क्यों दोबारा बोल। अरे ऐसे भी तो लोग होते हैं जो दूसरी बार में सीखते हैं, जो तीसरी बार में सीखते हैं। तो मेरा मानना यह है कि 4-5 बार बोलूंगा तो सारे लोगों का नंबर लग ही जाएगा। इसलिए सीखने की कोशिश जरूर करो। बहुत आसान सी बात कर रहा हूं, मैं फिर बोल रहा हूं, एटम या मॉलिक्यूल्स का वेट न्यूक्लियॉन्स डिसाइड करते हैं। न्यूक्लियॉन्स का वेट AMU से निकाला जाता है। अगर आपको किसी भी एटम या मॉलिक्यूल का वेट निकालना हो तो आप उसके न्यूक्लियॉन्स मुझे दीजिए, उसके आगे मैं U लगा दूंगा, मुझे आपका वेट पता चल जाए। यानी मुझे एप्पल का वेट निकालना आता है, चाहे वो एप्पल सोडियम के नाम से जाना जाता हो, चाहे उस एप्पल का नाम कैल्शियम कार्बोनेट हो, चाहे उस एप्पल को पानी कहते हो, उस एप्पल का वेट मुझे निकालना आता है। आप मुझे टोटल सैंपल का वेट दीजिए, एप्पल का वेट मैं निकाल दूंगा, दे मारूंगा, मुझे नंबर ऑफ एप्पल्स मिल जाएंगे, बात खत्म। इतना बात मैंने अभी की। खैर, यानी अगर मुझे कैल्शियम कार्बोनेट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं, यानी नंबर ऑफ एप्पल्स कैलकुलेट करने हैं, तो मैंने टोटल वेट को एक एप्पल के वेट से डिवाइड कर दिया। चलिए ठीक है सर, आप मुझे ये और बता दीजिए कि उसके अंदर एटम्स कितने प्रेजेंट।
ये तो मॉलिक्यूल है, आप एटम भी निकालना बताइए। तो मैंने कहा बिल्कुल बता देते हैं, इसमें क्या करना है यार। जब आपको मॉलिक्यूल निकालने पता चल गए कि कैल्शियम कार्बोनेट के 2Na मॉलिक्यूल्स हैं और एक मॉलिक्यूल से जाके आपने कान में पूछा, अरे यार ये बता दो तुम्हारे पास एटम्स कितने हैं, एक मॉलिक्यूल से धीरे से पूछ लिया तेरे पास एटम्स कितने, क्या बोलेगा वो, जरा देखिए। कैल्शियम कहेगा, कैल्शियम कार्बोनेट कहेगा एक तो कैल्शियम है, एक कार्बन है और 3 ऑक्सीजन। यानी इस कैल्शियम कार्बोनेट के पास कुल मिला के 5 एटम्स हैं, कैल्शियम, कार्बन और 3 ऑक्सीजन। किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसे उस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी कहते हैं। तो मेरा मानना है कि आप इस बात को भी ध्यान रखें कि एटॉमिसिटी इस कैल्शियम कार्बोनेट की 5, number of atoms present in a molecule is known as atomicity. So this is atomicity of calcium carbonate, and the atomicity of calcium carbonate is 5 because it has 5 atoms. यानी एक एप्पल के अंदर 5 एटम्स हैं और एप्पल के नंबर 2Na है, तो फिर टोटल एटम्स कैसे निकालेंगे। एक एप्पल के पास 5 है और एप्पल है 2Na, तो मल्टीप्लाई करके आप टोटल नंबर ऑफ एटम्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मुझे लगता है मुझे सेकंड पार्ट के बारे में भी ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। सेकंड पार्ट का आंसर आएगा 2Na, दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय द एटॉमिसिटी, एंड दैट इज 2Na into 5, and that is 10Na. यानी उस सैंपल में नंबर ऑफ एटम्स 2Na into 5 के बराबर होंगे, दैट इज 10Na। और यहां पर मैं चाहूं तो अगर तुम्हें नोट करना है तो तुम नोट कर सकते हो। इन अ मॉलिक्यूलर सैंपल टोटल नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू total molecules multiplied by atomicity. And what is atomicity? Atomicity is number of atoms present in a molecule. हम तो किसी की भी बता सकते हैं। कोई कहे पानी की एटॉमिसिटी बताओ, अरे पानी में 2 हाइड्रोजन होता है, 1 ऑक्सीजन होता है, क्या हुई एटॉमिसिटी 3। किसी भी एटम, हम किसी भी एटम की एटॉमिसिटी निकाल सकते हैं। हाँ, अगर वो मॉलिक्यूलर सैंपल है तो आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए, वही एप्पल्स निकालने के लिए एक एप्पल के वेट से डिवाइड कर दीजिएगा, और जब एप्पल्स मिल जाए तो एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करके एटम्स निकाल लीजिएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, यहां तक हमें समझ में आ गया। और आगे बढ़िए जरा। अब उसने कहा जरा ये और बता दो यार, न्यूक्लियॉन्स कैसे निकालते हैं। ये पर्टिकुलर कैटेगरी है कि अगर सैंपल का वेट पता हो तो न्यूक्लियॉन्स कैसे निकाले जाते हैं। तो मैंने कहा यार न्यूक्लियॉन्स कैसे कैलकुलेट किए जाए, दिमाग लगाते हैं। फिर मुश्किल लग रहा है ना, कई बच्चों को लग रहा होगा अरे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। अब मैं देखो इसको फिर मोल तोल से समझाता हूं। 100 ग्राम, बहुत सोच के जवाब देना, 100 ग्राम का बक्सा, 1-1 ग्राम के सेब, कितने सेब, 100 सेब हों। हाँ सही, 100 सेब हों। अब दूसरा सवाल सुनना, हर सेब में 4 बीज, सीड्स, 4 सीड्स, टोटल कितने सीड्स सर 400। अरे कैसे निकाला यार। अरे सर सबसे पहले सेब निकाल लिए और एक सेब से जाके पूछ लिया कितने बीज है तेरे अंदर, उसने कहा 4, तो 100 सेब में कितने होंगे, 400, खत्म हो गया। सेम सवाल ये पूछ रहा हूं। पहले पार्ट में मैंने पूछा था एप्पल्स कितने हैं, और दूसरे पार्ट में पूछ रहा हूं मैं इसमें न्यूक्लियॉन्स वाले केस में कि टोटल न्यूक्लियॉन्स कितने हैं। तुम्हें पता है हर सेब में कितने न्यूक्लियॉन्स थे, उन न्यूक्लियॉन्स ने जिन्होंने उसका वेट डिसाइड किया था 100। याद आ रही है वाली बात। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक न्यूक्लियॉन, एक एप्पल में 100 न्यूक्लियॉन्स होते हैं, दैट मींस इन अ कैल्शियम कार्बोनेट वी हैव 100 न्यूक्लियॉन्स इन 1 कैल्शियम कार्बोनेट, एंड सिंस यू हैव 2Na कैल्शियम कार्बोनेट balls, so total number of nucleons will be 2Na multiplied by total nucleons in 1 कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल। समझने की कोशिश करना, और ये बहुत लॉजिकल है, मतलब समझो इसमें ज्यादा दिमाग ही नहीं लगा रहा है, बड़ा क्लियर बात कर रहे हैं। अगर आपको टोटल न्यूक्लियॉन्स निकालने तो क्या करना चाहिए। टोटल न्यूक्लियॉन्स निकालने के लिए मुझे सबसे पहले टोटल एटम्स पता होने चाहिए या मॉलिक्यूल्स, जो भी सैंपल हमें दे रखा है, टोटल एटम्स और मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन 1 एटम, अगर वो एटॉमिक सैंपल है, और नहीं तो मॉलिक्यूल। बिल्कुल सीधा एकदम, इसमें कोई केमिस्ट्री नहीं है यार। आपको तो सबसे पहले सेब पता होने चाहिए कितने, और एक सेब में जितने भी बीज होंगे उससे मल्टीप्लाई करके आपको टोटल नंबर ऑफ बीज पता चल जाएंगे। न्यूक्लियॉन्स को मैं बीज मानता हूं।
सेब को, कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने एप्पल बोला, और उस कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर घुसे हुए हैं काले काले बीज जिनको मैं न्यूक्लियॉन्स कहता हूं। और अगर मुझे बीज कैलकुलेट करने हैं तो मुझे सबसे पहले ये बताओ सेब कितने, और वो तो तुमने अभी निकाले कि टोटल वेट को एक सेब के वेट से डिवाइड कर दिया, आपको एप्पल्स पता चल गए। और फिर आपने एक एप्पल से जाके कान में पूछ लिया, अरे यार ये बताओ तुम्हारे पास बीज कितने हैं, उसने बीज का नाम बता दिया 4 बीज हैं, तो मल्टीप्लाई कर दिया, वही यहां पर है। क्या सब लोग इस बात को मानते हैं कि एक कैल्शियम कार्बोनेट में 100 न्यूक्लियॉन्स होते हैं, और आपने टोटल नंबर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अभी 2Na निकाले? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर मुझे टोटल न्यूक्लियॉन्स निकालने हैं तो टोटल एप्पल्स जो आपने अभी 2Na निकाले थे उसको आपने एक एप्पल के अंदर प्रेजेंट न्यूक्लियॉन से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड दैट इज 100, एंड आंसर इज 200Na। यानी जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आ रहे हैं मेरे पास उस सैंपल के अंदर वो 200Na। अच्छा, अब और तीसरी बात पे आते हैं। सर ये तो एक कैटेगरी समझ में आती है कि जब आपको न्यूक्लियॉन्स निकालने हो तो आपके हिसाब से, मैं इसका बड़ा आसान तरीका भी तुम्हें बताऊंगा, लेकिन आपके हिसाब से सर आपको सबसे पहले सेब चाहिए, और सेब के बाद फिर आपको एक सेब से बात भी करनी है कि भाई तुम्हारे पास कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, और उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है। हाँ सर ये तो बड़ा आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं। अब मैं और अंदर घुस रहा हूं, सोचिए, अब मैं बीजों के अंदर भी घुस रहा हूं। मैंने पूछा तुम्हारे पास बीज कितने हैं, उसने कहा सर 4 बीज हैं। 2 बीज नीले हैं और 2 बीज पीले हैं। मैंने कहा यार ये तो बड़ी अजीब सी बात है, नीले बीज 2 हैं और 2 पीले बीज हैं। अब मैं पलट के क्या पूछ रहा हूं, ये बताओ भाई तुम्हारे पूरे सैंपल में पीले वाले कितने हैं? अब जरा कर लगाना। सर ये तो बड़ा, फिर कैसे करेंगे? 100 ग्राम का बक्सा, सोच के जवाब देना। 1-1 ग्राम के सेब, कितने सेब? 100 सेब। हर सेब में 2 नीले 2 पीले। नीले वाले कितने? सर 200। पीले वाले कितने? सर 200। और टोटल नीले पीले मिला के सर 400। समझ में आई वाली बात? सेम यहां पर। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास टोटल न्यूक्लियॉन्स 200Na, वो कह रहा है कि नहीं मुझे अब टोटल न्यूक्लियॉन्स के बाद प्रोटॉन्स भी बताइए, न्यूट्रॉन्स भी बताइए, इलेक्ट्रॉन्स भी बताइए, तो फिर यार बड़ा आसान तरीका, मैं जनरल तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले वो क्या है, आपने सबसे पहले एप्पल्स कैलकुलेट कर लिए, और एक एप्पल से ये पूछ लिया कि ये बताइए आपके पास नीले वाले कितने होते हैं, पीले वाले कितने होते हैं, काले वाले कितने होते हैं। मैं मल्टीप्लाई करके आपको टोटल नीले पीले काले सब निकाल के दिखा दूंगा। अब मैं एक जनरल तरीका बता रहा हूं। जब मैं टोटल न्यूक्लियॉन्स कैलकुलेट कर चुका हूं, सपोज ये मुझे एक कैटेगरी पूछी गई थी, लेकिन सपोज वो मुझसे पूछता है प्रोटॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो मैं क्या करूंगा कि अगर आपको टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैलकुलेट करने हैं, जरा सब लोग समझना है इसको, टोटल प्रोटॉन्स, और इसमें कोई केमिस्ट्री नहीं है, जो लाइन में लिखूंगा तुम्हें समझ में आएगी। टोटल प्रोटॉन्स इज इक्वल टू टोटल मॉलिक्यूल्स, अगर मैं एप्पल की बात करूं, इनटू प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल। समझो इस बात, एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, अगर इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए टोटल मॉलिक्यूल्स को तो मेरा काम चल जाएगा। अब जरा सोचिए, आप अपने आप दिमाग लगाइए, कैल्शियम कार्बोनेट के पास चलते हैं और उससे पूछते हैं कि भाई ये बताओ तुम्हारे पास कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने न्यूट्रॉन्स हैं, कितने, क्योंकि न्यूक्लियॉन्स तो मैंने निकाल लिए, तुमने बताया था तुम्हारे पास 100 न्यूक्लियॉन्स, तो मैंने 100 न्यूक्लियॉन्स को मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर ऑफ बीज तो कैलकुलेट कर लिए। लेकिन अब वो जानने वाला ये कह रहा है बीज छोड़ो, मुझे बताओ नीले वाले बीज कितने हैं। तो अब मैं ये भी तो पूछ लूं कि तुम्हारे पास टोटल बीजों में से नीले वाले कितने हैं, कैसे निकालेंगे? जरा दिमाग लगाओ। बिल्कुल सही है, ये 100Na आंसर सही बता रहे हैं। कैल्शियम की अगर मैं बात करूं तो सब लोग इस बात को जानते हैं, इसके पास 20 प्रोटॉन्स और 20 न्यूट्रॉन्स होते हैं। अगर कार्बन की बात करूं तो सब लोग इस बात को जानते हैं, कार्बन के पास 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं। और अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होते हैं एक ऑक्सीजन के पास। तो अगर 3 ऑक्सीजन की बात करूं तो 24 प्रोटॉन्स और 24 न्यूट्रॉन्स हों। यहां तक क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ, अब मैं न्यूक्लियॉन्स के अंदर जाके एनालिसिस कर रहा हूं कि भाई इसमें से नीले वाले कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, पीले वाले कितने हैं। तो मुझे पता क्या चला, टोटल तो 100 है, अगर आप इन सबको जोड़ेंगे तो 100 आएगा। वो काम हो चुका हमारा, ठीक। अब वो कह रहा है कि नहीं 100 नहीं निकालना है, अब आप ये बताइए कि पीले वाले कितने हैं। तो मैंने कहा ये भी बड़ा आसान है यार, ये तो दिखाई दे रहा है कि अगर आपको प्रोटॉन्स कैलकुलेट करने हैं तो इन 1 सैंपल ऑफ कैल्शियम, इन एन एप्पल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट वी हैव 50 प्रोटॉन्स एंड 50 न्यूट्रॉन्स। आप देखिए, इन तीनों को आप जोड़ेंगे तो आपको प्रोटॉन्स मिल जाएंगे, इन तीनों को आप जोड़ेंगे तो आपको न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे। अगर मैं इन तीनों को जोड़ के प्रोटॉन्स कैलकुलेट करता हूं तो ये 50 आएंगे, और इन तीनों को जोड़ के न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करता हूं तो ये भी 50 आएंगे। क्या पता चला कि अगर आपको यह पता चल जाए कि एक बॉल के अंदर 50 प्रोटॉन्स होते हैं और 50 न्यूट्रॉन्स होते हैं, और बॉल आपने पहले निकाल रखी 2Na, ये देखिए आपने पहले कैलकुलेट कर रखी, तो अगर टोटल बॉल्स 2Na और एक बॉल के अंदर 50 प्रोटॉन्स हैं
तो आपको टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी पता चल जाएंगे मल्टीप्लाई करके, और वो आपके पास फॉर्मूला है। यानी अगर मुझे इसी सवाल में आंसर निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा? टोटल न्यूक्लियॉन्स मुझे पता है, टोटल मॉलिक्यूल्स मुझे पता है, दैट इज 2Na। और एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने प्रोटॉन्स होते हैं वो तुमने अभी कैलकुलेट कर लिए 50, यानी 50 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपको टोटल प्रोटॉन्स मिल जाएंगे 100Na। और मुझे लगता है अगर तुम समझदार हो तो तुम यही काम कर सकते हो टोटल न्यूट्रॉन्स के लिए। टोटल न्यूट्रॉन्स के लिए भी आपको 2Na को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 50 से। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100Na आ जाएगा। और मैं ये इस बात को मानता हूं कि अगर ये सैंपल न्यूट्रल है तो जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो दैट मींस 2Na इंटू 50 दैट इज 100Na। मैं इस बारे में भी बात करूंगा तुमसे कि अगर तुम चार्ज होते तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकाले, मैं उस बारे में बात करूंगा। लेकिन अभी जो सवाल मेरे सामने वो यही है कि एक ऐसा सैंपल है जो कि एक न्यूट्रल सैंपल है, कैल्शियम कार्बोनेट। उस कैल्शियम कार्बोनेट का वेट दे रखा है, उस वेट को यूज करके मुझे उस कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने थे, उसके अंदर प्रेजेंट एटम्स कैलकुलेट करने थे, मुझे उसके अंदर के प्रोटॉन्स कैलकुलेट करने थे, न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने थे, इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने थे। तो मैंने सबसे पहले क्या किया? मैंने सबसे पहले उस पूरे सैंपल का वेट लिया और उस पूरे सैंपल के वेट को एक बॉल के वेट से डिवाइड कर दिया। मुझे नंबर ऑफ बॉल्स मिल गए। जैसे ही मुझे नंबर ऑफ बॉल्स मिली उसके बाद उसने दूसरा पार्ट पूछा कि उसके अंदर एटम्स कितने हैं, तो मैंने एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उसने पूछा ये बताइए इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, तो मैंने टोटल बॉल्स के अंदर कितने न्यूक्लियॉन्स है निकालने के लिए एक बॉल के अंदर प्रेजेंट न्यूक्लियॉन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी मिल गए। फिर उसने पूछा ये भी छोड़िए प्रोटॉन्स कैसे निकाले जाएंगे, तो टोटल बॉल्स निकल चुकी हैं और आपने एक बॉल से बात कर ली। यानी इस बात को जरा जनरली समझने की कोशिश करना कि जब कभी भी मुझे सवाल में यह पूछा जाए कि इस पर्टिकुलर सैंपल में प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स कितने, तो फिर एक ही काम करना है। सबसे पहले उस सैंपल में आपने बॉल्स निकाली और फिर एक बॉल से जाके कान में चुपचाप पूछ लिया आपके पास प्रोटॉन्स कितने, एक बॉल से वो बता देगा 50। आपके पास न्यूट्रॉन्स कितने, वो बता देगा 50। और आपके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने, वो बता देगा 50। जैसे इस सैंपल की बात कर रहा हूं। और आप फौरन पलट के कहिएगा अरे बॉल तो मैंने निकाल रखी है 200 Na, 200 Na बॉल्स, सॉरी 2Na बॉल्स, और एक बॉल ये कहती है कि उसके पास 50 है, तो फिर 2Na बॉल्स क्या बोलेंगी, मल्टीप्लाई करती है। यानी आपको सिर्फ एक ही काम करना है, पहले बॉल्स निकालनी है। बॉल्स निकालने का जो आज तरीका सीखा है अभी तक वो यही है कि टोटल वेट ऑफ द सैंपल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वन बॉल, और एक बॉल का वेट मुझे निकालना आता है, आपको टोटल नंबर ऑफ बॉल्स मिल जाएंगी। एक बॉल में कितने प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स है ये निकालने के लिए आप चुपचाप एक बॉल के कान में जाके पूछिए एक बॉल के पास कितने, और बॉल्स आप निकाल चुके हैं, मल्टीप्लाई करके आपको प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स सारे मिल जाए। देखो ये जो तरीका तुम्हें दिखाया जा रहा है ये ऑब्वियसली थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे सर ये इसको भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, इसको भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम इस बारे में बात कर सकते हैं, इसको भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है। मैं थोड़ी सी अकल लगाने की कोशिश करूंगा, जरा सा दिमाग लगाते हैं। ये जो सैंपल दिया गया था तुम्हारे सामने, ये सैंपल कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक। अच्छा मैं बिल्कुल थोड़ा सा एक काम करता हूं, मैं फिर एक सैंपल लेता हूं, 200 ग्राम का ही लेता हूं, लेकिन इस बार सपोज कुछ और ले लेता हूं, कैल्शियम ऑक्साइड ले लेता हूं, कुछ भी सैंपल बदल दिया मैंने। यानी इस बार मैंने सेब नहीं लिए, इस बार मैंने संतरे ले लिए, संतरे लिए, ठीक। तो मैंने कहा ठीक है भाई आप संतरे ले लेते तो क्या करें आप, तो उसने कहा भाई सेम सवाल है, जरा आंसर बताइए कितने न्यूक्लियॉन्स होंगे, कितने प्रोटॉन, नीले पीले काले, सब बकवास चालू। तो मैंने कहा देखिए ऐसा है भाई मुझे कोई फॉर्मूला नहीं आता, मैं मोल तो मुझे पता ही नहीं सर, तो ये सब सवाल कैसे करेंगे बिना मोल के। सर मैंने तो बचपन में सीखा था, पहले मोल निकालेंगे फिर अवागाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और पता नहीं क्या क्या करेंगे, लेकिन मैंने तो मोल सीखा नहीं। लेकिन मुझे ये तो पता है यार, बक्से का वेट दे रखा है और एक बक्से का वेट निकालना आता है। अरे काम खत्म करो ना यार, आप सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, मुझे नंबर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल्स बताइए कितने, कैल्शियम ऑक्साइड मॉलिक्यूल्स कैसे निकालें। नंबर निकालने के लिए सेबों का या संतरों का नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल वेट को एक बॉल के वेट से डिवाइड करते हैं। और कैल्शियम ऑक्साइड का एक बॉल का वेट कौन डिसाइड करेगा, कैल्शियम और ऑक्सीजन डिसाइड करेगा। और कैल्शियम और ऑक्सीजन का वेट कौन डिसाइड करेगा, उसके न्यूक्लियॉन्स डिसाइड करेंगे। यानी कैल्शियम ऑक्साइड एक ऐसा आदमी है जिसके पास कैल्शियम के पास 40 और ऑक्सीजन के पास 16, यानी कुल मिला के 56 न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट हैं, टोटल न्यूक्लियॉन्स एक कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर। और इन 40 में भी तुम्हें पता है, इन 40 में 20 प्रोटॉन्स होते हैं, 20 न्यूट्रॉन्स होते हैं। इन 16 में भी तुम्हें पता है
8 प्रोटॉन्स होते हैं और 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं। लेकिन अगर आप टोटल न्यूक्लियॉन्स की बात करें तो 40 + 16 56 न्यूक्लियॉन्स होते हैं एक बॉल के अंदर। ठीक, वो कह रहा है यार ये बताइए कि कैल्शियम ऑक्साइड की बॉल्स कितनी होंगी? तो मैंने कहा ये तो बड़ा आसान है। टोटल कैल्शियम कार्बोनेट की बॉल्स निकालने के लिए टोटल सैंपल का वेट चाहिए, टोटल वेट ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ 1 कैल्शियम ऑक्साइड। और अब सब मेरे ख्याल से तुम ये समझ जाओगे टोटल वेट कितना दे रखा है, 200 ग्राम, और एक बॉल का वेट तुम देख रहे होगे 56 यू। क्लियर है सबको? यू समझ में आया कहां से आया? टोटल न्यूक्लियॉन्स 56 है और एक न्यूक्लियॉन का वेट 1 यू, डिवाइड कर दिया। एक संतरे का वेट, टोटल संतरे का बक्सा, एक संतरे का वेट 56 यू, तो नंबर ऑफ संतरे डिवाइड करके निकाल लीजिए। सब लोगों की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी कुछ क्लास खत्म होने के आधे घंटे पौन घंटे बाद। आपके पास सारे सब्जेक्ट्स की रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी। आप बिल्कुल परेशान ना हो। थोड़ा सा ऐसे भी समझो, हम लोग की ये पहली क्लास है तो हो सकता है कुछ प्लस माइनस एक आध दिन का काम हो, लेकिन रिकॉर्डिंग आज ही मिल जाएंगी। डीपीपी सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, सब कुछ होगा और ये बहुत रेगुलर वे में चलेगा। प्लस तुम जो कमियां हो बताते रहना, हम तुम्हारी कमियां बताते रहेंगे। मिलजुल कर सुधरना ही है यार। पर्पस ये है ही नहीं कि सर हम तो आपकी कमी ढूंढेंगे ना, पर्पस ये है ही नहीं। पर्पस क्या है? पर्पस ये कि हम दोनों मिलकर तरक्की करें, हम लोग रिजल्ट प्रोड्यूस करें। उसके लिए तो एक ही तरीका है, हमारी कमी तुमसे पता चलेंगी, तुम्हारी कमी धीरे से हमें पता चलेंगी, बात खत्म होती रहेगी, चुपचाप एक दूसरे की कमियां सुधारते रहेंगे और सिलेक्ट हो जाएंगे। इसमें एक शोर मचाना थोड़ी ना यार, समझो बात को। सब कुछ होगा, परेशान बिल्कुल मत। ठीक, खैर ये आपका आंसर। लेकिन इसमें कमी है। कमी क्या है सर? नीचे यू ऊपर ग्राम, वही वाली प्रॉब्लम समझ रहे हो? तो फिर क्या करेंगे सर? यू को ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए ना, इतना तो सिखाया है आपको। 200 ग्राम डिवाइडेड बाय 56 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम लीजिए। सारे ग्राम कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ग्राम ग्राम, और ये बचेगा, जरा ध्यान से देखना, 200/56 क्या आ रहा है? 200, इसको जरा सा साफ कर लेते हैं। 200/56, अब जरा देखना, 1/1.66 फिर से आ गया भाई। और मैंने अभी क्या बताया था? Na। ठीक, तो क्या बना? क्या निकल के आया ये हमारा? ये आया 200/56 Na कैल्शियम ऑक्साइड बॉल्स। खत्म। ठीक, अच्छा मैंने कहा चलिए ठीक है, तो बॉल्स आ गई। अब ये बताइए इसके अंदर बीज कितने हैं? क्या तरीका है भाई बीज निकालने का? जब बॉल पता चल जाए तो एक बॉल से धीरे से पूछ लो। अब बताओ एक बॉल ने क्या जवाब दिया था अभी? कितने न्यूक्लियॉन्स हैं एक बॉल के अंदर? 56। एक संतरे के अंदर कितने बीज? 56। और संतरे कितने हैं? इतने। तो फिर टोटल न्यूक्लियॉन्स निकालने के लिए क्या करेंगे भाई? टोटल न्यूक्लियॉन्स निकालने के लिए 200/56 Na इंटू, क्योंकि एक संतरे के अंदर 56 न्यूक्लियॉन्स है और टोटल बॉल्स हमारे पास 200/56 Na, तो फिर अगर मैं एक बॉल के अंदर के न्यूक्लियॉन से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मिल जाएंगे। और मजे की बात देखिए, 56 कैंसिल होगा एंड आंसर इज 200 Na। सर ये तो कमाल सा लग रहा है। क्या कमाल लग रहा है बताओ जरा? तुम याद करो इससे पहले वाले सवाल में सैंपल किस चीज का था? कैल्शियम कार्बोनेट। अलग, कैल्शियम कार्बोनेट अलग चीज है। और उसका वेट कितना था लेकिन? 200 ग्राम। उसके अंदर कितने न्यूक्लियॉन्स निकले थे जरा देखो। कैल्शियम कार्बोनेट 200 ग्राम, उसके अंदर के न्यूक्लियॉन्स 200 Na। अब जो सवाल कर रहे हैं वो है 200 ग्राम का कैल्शियम ऑक्साइड। भाई कैल्शियम ऑक्साइड कुछ और होता है, कैल्शियम कार्बोनेट कुछ और होता है। एक का नाम राजू है, एक का नाम चिंटू है, और इन दोनों लोगों के वेट लेकिन सेम है सर, दोनों 200 ग्राम। अब अगर दोनों 200 ग्राम, क्या बताया गया? मैं राजू और आप चिंटू दोनों अलग अलग आदमी हैं, लेकिन दोनों का अगर वजन सेम है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेम ऑफ द राजू, चिंटू और द सैंपल, इफ द वेट्स आर सेम देन द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स विल बी सेम। आप देख लीजिए, ये भी 200 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड का सैंपल है, वो 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का सैंपल था। वहां पर भी 200 Na न्यूक्लियॉन्स निकल के आए थे और यहां पर भी 200 Na न्यूक्लियॉन्स निकल के आते हैं। एटम्स बदल जाएंगे, मॉलिक्यूल्स बदल सकते हैं, लेकिन बीज जिनकी वजह से वेट है उस सैंपल का वो सेम होंगे अगर सैंपल का वेट सेम है। अगर सैंपल का वेट सेम नहीं है तो वो बराबर नहीं हो सकता।
देखो आज मैं ऑब्वियसली थोड़ा सा हमने स्लो किया है और बहुत बेसिक चीजों को डिस्कस किया। थोड़ी सी चीजें और अब धीरे धीरे स्पीड पकड़ेंगे, लेकिन इस चीज को अगली कल की क्लास में भी उठाएंगे यार, समझ रहे हो? इसको ऐसे छोड़ेंगे नहीं, इसको कल की क्लास में भी लेंगे, कुछ चार्ज स्पीशीज लेंगे, उनके प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करेंगे, कल की क्लास में मोल को भी इंट्रोड्यूस करेंगे और फिर इन्हीं सवालों को मोल से करने की भी कोशिश करेंगे और फिर तुम्हारे ऊपर छोड़ देंगे कि सर आपको जिस बच्चे को जिस तरह से सवाल समझ में आए उस तरह से करे। मेरा सजेशन ये है, मैं तुम्हें लास्ट में अपना भी एक सजेशन दूंगा कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी को इस मेथड से जो अभी हमने सीख रहे हैं और इस पर्टिकुलर कैटेगरी को उस मेथड से जो हम कल सीखेंगे आप सॉल्व कर सकते हैं। ये मेरा सजेशन होगा, बाकी मर्जी आपकी रहेगी। तो आज इतना ही करते हैं, अगली क्लास में फिर मुलाकात करते हैं और सब लोग भाई लग के मेहनत करेंगे। देखो ऐसा है, हम लोग भी बहुत मेहनत करेंगे और जो भी कमियां रहेंगी वो धीरे धीरे 1-2 दिन का प्रोसेस है, 1-2 दिन के अंदर सब स्मूथ हो जाएगा, सब कुछ मिलेगा जो तुम्हें चाहिए, जो मिलना चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। इसकी रिकॉर्डिंग, डीपीपीज, मॉड्यूल, पैकेजेस, क्वेश्चन सब कुछ दिए जाएंगे, भर के मिलेंगे, समझ लो बहुत मसाला है, परेशान बिल्कुल मत। ठीक है, ओके, थैंक यू। अब आवाज आ रहा है? ओके, सो हाय एवरीवन, कैसे लगे आपको फैजल सर? और इसी प्रकार से यार आज आपकी मैथ्स की भी क्लास अभी हो रही होगी और छोटे मोटे जो बग्स हैं वो आपने और मुझे इंस्टाग्राम पे बता दिए। लॉगिन के वक्त कुछ बच्चों को इशू आ रहा है, तो शुरुआत के यार वो 1-2-3 दिन थोड़ा सा प्लीज कोप अप कर लेना। मेन वाइल में सारे मैं प्रॉब्लम रिजॉल्व करा दूंगा। टेक टीम पागलों की तरह बैठ चुकी है और कुछ भी चाहिए आपको, जो चीज चाहिए कि यार एक बार हमारे चैप्टर खत्म हो रहे हैं, चैप्टर समरी है। कुछ बच्चों ने कहा भैया बाद में मैराथन्स वगैरह कराओगे क्या? तो यार टीम हमारे पास फैकल्टीज की बहुत ज्यादा हमने बल्क में बनाई है, बड़ी टीम है। ठीक है, जो चीज चाहिए होगी वो होती जा रही होगी। बस जैसे ही क्लास खत्म होती है आप टीचर को बता देना सर ये और चाहिए, सर ये और चाहिए, सर ये और चाहिए, आपके लिए सर लेके आ जाएंगे। ठीक है, एंड अब मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपकी नेक्स्ट क्लास भी आ रही होगी। और टेक से रिलेटेड यार शुरुआत के 2-3 दिन अगर कोई बग आता है प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करना। हमारे लिए भी फर्स्ट टाइम ही है इतने सारे बच्चे एक साथ लेके आना। और भाई साहब आपको तो कुछ ज्यादा ही फैजल सर ओपी ओपी ओपी। तो चलो अब मैथ्स के सर आ रहे होंगे नेक्स्ट क्लास में, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी या।